Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 23rd of December 2022. तो गाइज आज है तारीख 23 दिसंबर 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है, इजराइल को काफ़ी न्यूज़ में है, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब 2016 से पहले कोई मूवी आई होगी, उसी मूवी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये सवाल पूछा गया। सवाल क्या था कि हाल ही की एक मूवी है जिसका टाइटल है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो ये जो मूवी है ना, ये किसकी बायोग्राफी के ऊपर बनाई गई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए एस रामानुजन, ऑप्शन बी एस चंद्रशेखर, ऑप्शन सी एस एन बोस या फिर ऑप्शन डी सी वी रमन। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो थंबनेल में मैंने मेंशन किया है समुद्रयान मिशन के बारे में। तो अभी समुद्रयान मिशन रिसेंटली चर्चा में आ चुका है। आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की वेबसाइट पर इन्होंने मेंशन भी किया है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनका कहना यह है कि जो समुद्रयान मिशन है इसमें हमारा मकसद यह है कि समुद्र की गहराई तक हम इंसानों को भेजेंगे और वहाँ पर हम लोग ढेर सारी रिसर्च करने वाले हैं, काफ़ी सारी चीज़ों की खोज करने वाले हैं। यह मिशन कैसे किया जाएगा वो सब कुछ मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। होगा क्या कि साल 2026 तक हम लोग एक्सपेक्टेशन ये कर रहे हैं, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये मिशन तैयार हो जाएगा। इसी वजह से ये न्यूज़ में आया है। तो हमें समझना होगा कि आखिरकार समुद्रयान मिशन क्या है। ऐसे पहले भी कई सारे क्वेश्चन बने हैं, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। तो इस मिशन के बारे में छोटी से छोटी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नीचे दिखाई पड़ेगी। ये सब कुछ आपको पीडीएफ के अंदर भी मिल जाएगा। तो हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अकॉर्डिंग बात करें तो समुद्रयान मिशन तैयार हो जाएगा 2026 तक, इस वजह से यहाँ पर यह न्यूज़ में है। तो समुद्रयान मिशन के अंदर हमारा मकसद यहाँ पर क्या होने वाला है कि हम लोग लगभग 3 लोगों को समुद्र के अंदर भेजने वाले हैं। समुद्र के अंदर भेजने में क्या बड़ी बात हो गई, अब इस बात को सुनना। समुद्र के अंदर पता है कितनी गहराई में भेजा जाएगा? 6000 मीटर तक की गहराई में समुद्र के अंदर इन 3 लोगों को भेजा जाएगा। और ये कैसे भेजा जाएगा? एक व्हीकल के माध्यम से। एक यान है हमारे पास में जिसका नाम है मत्स्य 6000। 6000 मीटर की गहराई तक जाएगा ना, इसी वजह से इसका नाम 6000 आगे रख दिया गया है। तो मत्स्य 6000 या मत्स्य 6000, ध्यान रखना ये एक व्हीकल है, जो कि आपने थंबनेल में देखा है ना, साइड में एक छोटा सा बॉल सा जो व्हीकल है वो वहाँ पर, उसी के अंदर ये 3 लोग बैठेंगे और उसके बाद समुद्र के अंदर तक जाएंगे। अंदर जाने के बाद में आप कह सकते हो कि वहाँ पर जो मिनरल्स होंगे, जो भी और बहुत सारे खनिज पदार्थ होंगे, उनकी खोज यहाँ पर करेंगे और ढेर सारी रिसर्च करके हम लोग को और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये जो मत्स्य 6000 है ये बेसिकली क्या है, एक व्हीकल है जिसको किसने डिज़ाइन किया है? इसको डिज़ाइन और डेवलप दोनों ही यहाँ पर किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ये काम किया गया था। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। कितनी पावर है? अगर मान लो कोई नॉर्मल ऑपरेशन हम लोग को करना है समुद्र के अंदर में, तो 12 घंटे तक यहाँ पर ये वर्क कर सकता है। और अगर मान लो कोई इमरजेंसी आ गई, किसी की सेफ्टी के लिए काम करना है, तो 96 आवर्स तक भी यहाँ पर ये काम कर सकता है। तो इसकी कैपेबिलिटीज़, क्षमताएँ बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद में ये आप कह सकते हो पहला ही कुछ इस प्रकार का यूनिक सा मेथड है, यानी इससे पहले हमने कोई ऐसा समुद्र के अंदर इंसानों को भेजने का ऐसा मेथड पहले डेवलप नहीं किया है। अब यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से पहला ही ये मेथड देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमने डीप ओशन मिशन की स्टार्टिंग पिछले साल ही कर दी थी।
ठीक है। अगेन यहाँ पर भी हमारा यही मकसद है कि ओशन यानी समुद्र के अंदर तक, गहराई तक पहुँचें, वहाँ पर ढेर सारा एक्सप्लोरेशन करें, काफ़ी सारी रिसर्च करें। तो जो डीप ओशन मिशन है इसमें हम लोग 6,000 करोड़ रुपए खर्च रहे हैं। तो इसी का ही यहाँ पर एक हिस्सा है ये समुद्रयान मिशन, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो समुद्रयान मिशन ही यहाँ पर डीप ओशन मिशन का ही एक पार्ट कह सकते हैं हम लोग। इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा? देखो, इंपॉर्टेंस ये होगा कि जो ये व्हीकल है, गोल सा जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये व्हीकल क्या करेगा, हमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देगा समुद्र के अंदर की। इससे हम लोग इंडिया की जो ब्लू इकोनॉमी है ना, उसके पोटेंशियल को जांच सकेंगे, अपनी ब्लू इकोनॉमी को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकेंगे। एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि भारत का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है ना, वो समुद्र के साथ में लगता है। यानी हमारा जो मैरीटाइम बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी वो लगभग 7,517 किलोमीटर की है। तो इतना लंबा चौड़ा यहाँ पर एरिया समुद्र से लगता हुआ, लगभग 9 हमारे पास में कोस्टल स्टेट्स हैं, यानी 9 राज्य ऐसे हैं जो कि बिल्कुल समुद्र के किनारे हैं, और लगभग 1400 के आसपास छोटे छोटे आइलैंड्स जो कि समुद्र में देखने को मिलते हैं। तो इंडिया की पोजीशन ही कुछ इस प्रकार से है कि हमें इस मिशन की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत बन जाती है। तो हमारे पास में ढेर सारा ओशन का पानी देखने को मिलता है, जहाँ पर हम रिसर्च कर कर और भी ढेर सारे एक्सप्लोरेशंस, नई नई चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं, खासकर मिनरल्स की खोज कर सकते हैं। फिर जैसे ही वो मिनरल्स मिलेंगे तो उससे और भी ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सकता है। इवन यहाँ पर आप कह सकते हो ढेर सारा जो पैसा है, रेवेन्यू है, वो जनरेट किया जा सकता है। हमारी इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर मिशन से मिल सकता है। बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये आपको दिखेगा मत्स्या 6000, ये वाला व्हीकल है जिसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर इस वाले पिक्चर की मैं बात कर रहा था, मूवी वाले पिक्चर की नहीं, इस वाले पिक्चर की। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, तो पहले देखो, समुद्र के बीच में जहाज़ लेकर जाया जाएगा, जहाज़ में से यहाँ पर ये व्हीकल उतारा जाएगा, और फिर ये जो व्हीकल है ये समुद्र के अंदर जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये जहाज़ से व्हीकल उतरता है, तो इस व्हीकल के अंदर जो 3 लोग बैठे होंगे इस व्हीकल को चलाएंगे। ठीक है, अब इसको चला सकते हैं। तो चलाते चलाते ये पानी के अंदर यानी समुद्र के अंदर जाएंगे। अब समुद्र के अंदर जाएंगे तो उनको चीज़ें दिखेंगी कैसे, क्योंकि तो अंदर अंधेरा होगा। तो उसके लिए यहाँ पर इसके ऊपर ग्लास प्लेन लगा रखा है, यानी कि शीशा जो कांच है वो लगा रखा है, जिसमें से सब कुछ क्लियरली दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद काफ़ी सारे फीचर्स इसमें, इवन लाइट्स वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मान लो कोई सैंपल अगर उठाना हो हमें समुद्र के अंदर से, तो सैंपल कैसे उठाएंगे? अब इंसान तो बाहर निकल नहीं सकता, इतनी गहराई में गया है, तो सैंपल कैसे उठा सकेंगे? तो सैंपल उठाने के लिए हम लोगों ने इसमें रोबोटिक हैंड्स को लगा रखा है, यानी कुछ ऐसी मशीन है, रोबोटिक आर्म है, जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली सामान को उठा लेगा, सैंपल्स को कलेक्ट कर लेगा, फिर उसको हम लोग ऊपर लाकर उसके ऊपर और ढेर सारी रिसर्च कर सकेंगे। बात क्लियर हो गई। इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मिशन है हम कंडक्ट करने वाले हैं, जिसको हम लोग समुद्रयान मिशन के नाम से जान रहे हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ से लिंक कर पाओगे। क्या है कॉन्टेक्स्ट, इसको समझते हैं। जो लड़कियां हैं जिनकी उम्र 9 से 14 साल है, इन लड़कियों को जल्द ही सर्विकल कैंसर की जो वैक्सीन है वो देने वाले हैं, और खासकर स्कूल्स के माध्यम से वैक्सीन यहाँ पर इन बच्चियों को दी जाएगी। इस वैक्सीन के माध्यम से जो सर्विकल कैंसर है, इस प्रॉब्लम से यहाँ पर जो गर्ल्स हैं ये बच पाएंगी। सर्विकल कैंसर अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। आप कह सकते हो जो इंडियन वेमेन हैं, जो भी यहाँ पर आपको भारत के अंदर महिलाएं देखने को मिलती हैं, इन महिलाओं के अंदर सबसे कॉमन जो कैंसर है वो यहाँ पर सर्विकल कैंसर है। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हम इस कैंसर को ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो भी हमारे पास में दवाइयाँ अवेलेबल हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो इसी का ही एक ऑल्टरनेटिव रिसेंटली यहाँ पर एक वैक्सीन को डेवलप किया गया है। तो वो जो वैक्सीन है वो यहाँ पर अभी स्कूल्स के माध्यम से दी जाएंगी। खासकर 9 से 14 साल तक की जो भी लड़कियां हैं उनको स्कूल्स के अंदर जो कैंपेन चलाते हैं, जैसे कोविड के समय पर भी कैंपेन चलाए गए स्कूल्स के अंदर, वैसे कैंपेन चलाकर इन वैक्सीन्स को इन लड़कियों को दे दिया जाएगा। उसके अलावा जो स्कूल में नहीं पढ़ती हैं वो, तो उनके लिए भी यहाँ पे अलग से मोबाइल फीचर लगा रखा है, यानी कि मतलब जगह जगह जाकर उन लड़कियों को भी जो वैक्सीन्स हैं ये अवेलेबल करवाई जाएंगी, उनको ये वैक्सीन्स दी जाएंगी। ठीक है, तो सरकार ने यहाँ पर इस प्रकार से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बारे में बताया है कि हम जल्दी यहाँ पर इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले हैं। करा नहीं है, करने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा डिसीजन है ये किसने तैयार किया, ये सारी चीज़ें किसने सोची हैं, ये सब NTAGI ने, यानी कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इम्यूनाइजेशन, इन्होंने यहाँ पर इन सारी चीज़ों को सोचते हुए ये रिकमेंडेशन दिया है कि हाँ बिल्कुल हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वैक्सीन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर लेकर आ सकते हैं, और इस प्रोग्राम के माध्यम से लड़कियों तक इस वैक्सीन को पहुँचाया जा सकता है। और सबसे अच्छा तरीका यह है कि स्कूल के अंदर जो खासकर एडोलेसेंट गर्ल्स हैं,
9 से 14 साल तक की जो उम्र की लड़कियां हैं इनको यहाँ पर हम पहले वैक्सीन प्रोवाइड करवाएंगे। और जो बच्चियां स्कूल के अंदर नहीं हैं उनके लिए हम लोग घर घर तक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से यहाँ पे इनको ये वैक्सीन मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको समझ में आना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं एक वैक्सीन की। ठीक है, वो वैक्सीन है सर्वावैक। तो सर्वावैक वैक्सीन के ऊपर भी काम भी चल रहा है। अभी आपको पता होगा इसको अप्रूवल मिला है रिसेंटली, जो DCGI है यानी कि डायरेक्टर कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, जो कि दवाइयों को अप्रूवल देता है, इन्होंने रिसेंटली इसको अप्रूवल भी दिया है। इसके ऊपर लगातार काम भी चल रहा है। तो 2023 के मिड तक यहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल होगी। इस वैक्सीन का इस्तेमाल करके यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो सर्विकल कैंसर है ये हम लड़कियों के अंदर दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो अब हमें इस आर्टिकल से हटकर कुछ इन्फॉर्मेशन कवर करनी होगी। पहले तो इस सर्वावैक वैक्सीन के बारे में जानना होगा। नंबर 2 जानना होगा सर्विकल कैंसर क्या है। तीसरी चीज़ जाननी होगी जो सर्विकल कैंसर है इसका स्टेटस भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर कितने लोग यहाँ पर इस सर्विकल कैंसर से सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि ये तो करंट अफेयर के अंदर इस आर्टिकल में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि आपको एग्जाम में हेल्प कर सके। ये बस खाली आपको एक जरिया मिल गया कि आपको बैकग्राउंड पढ़ना है। ठीक है, ये न्यूज़ में आ गया है, अब आपको बैकग्राउंड इसका खुद से ढूंढ के गूगल पर सर्च करके पढ़ना है। वो सब उतने करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ मैं आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करवाऊंगा, उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो इसलिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि सारा का सारा कंटेंट आपको रेडीमेड मिल जाए। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं सर्विकल कैंसर के बारे में। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नीचे जो है वो क्लियरली दिखाई पड़ेगी। तो अभी आज से लगभग 2 महीने पहले भी ये टॉपिक न्यूज़ में था, रिसेंटली भी न्यूज़ में था, और मतलब ये टॉपिक लगातार न्यूज़ में बनता हुआ आया है। आपको अगर आप मुझे फॉलो करो लंबे समय से तो आपको पता होगा मैंने सितंबर के महीने में डिस्कशन किया है इसके बारे में, और उससे पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, शायद जुलाई में भी डिस्कशन किया था। तो इसलिए डिस्कशन किया था क्योंकि रिसेंटली एक वैक्सीन के बारे में चर्चा की जा रही थी, वो है सर्वावैक। सर्वावैक नाम की एक वैक्सीन को डेवलप किया है। ये सर्वावैक वैक्सीन किसने बनाई है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है। अब यहाँ पर इस वैक्सीन को रिसेंटली DCGI का अप्रूवल मिल गया। जो भी हमारी दवाइयाँ होती हैं ना, उन दवाइयों को अप्रूवल देने का काम कौन करता है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI। तो इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर इस वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया कि भैया अब इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप देखोगे ये जो वैक्सीन है ये भारत की पहली क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पपिलोमा वायरस वैक्सीन है, जिसको आप लोग QHPV के नाम से जानते हैं। ये जो वैक्सीन है ये क्या करेगी? वेमेन को सर्विकल कैंसर से बचाने का काम करेगी। अब मेजर टॉपिक पर आते हैं कि सर सर्विकल कैंसर अभी तक हमने पढ़ा नहीं कि है क्या। अब समझते हैं। सर्विकल कैंसर बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा कैंसर देखने को मिलेगा जो कि एक ऐसा इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है। एक ऐसा इन्फेक्शन जो कि सेक्स के माध्यम से एक पर्टिकुलर पर्सन से दूसरे पर्टिकुलर पर्सन के अंदर ये फैल सकता है। ये एक ऐसा कैंसर देखने को मिलता है जहाँ पर, क्योंकि आपको पता होगा कैंसर के अंदर जो सेल्स होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगती हैं। तो ये एक इस प्रकार का कैंसर है जहाँ पर जो सर्विक्स है ना वहाँ पर जो कैंसर जो ये कैंसर है वो सेल्स जो है वो ग्रो होने लगते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। सर्विक्स एग्जैक्टली क्या है? सर्विक्स बेसिकली यहाँ पर यूट्रस का ही लोअर हिस्सा है। यूट्रस का लोअर हिस्सा जो कि डायरेक्टली वेजिना से कनेक्टेड होता है। अगर आप लोग इस पर्टिकुलर पिक्चर को देखते हो ना तो यहाँ पर आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वेजिनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये वेजिनल वॉल हो गई, ये एग्जैक्टली यहाँ पर सर्विक्स हो गया। इसको जूम करके देखोगे तो कुछ इस प्रकार से सर्विक्स नज़र आएगा। तो इसी वाले हिस्से पर, इसी वाले पोर्शन पर जो कैंसर टिश्यूज़ हैं वो ग्रो होने लगते हैं। ये आप देखोगे ये कैंसर टिश्यूज़ हो गए हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सर्विकल कैंसर। और ये कैंसर इतना खतरनाक है कि ये सेक्शुअली ट्रांसमिट भी हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के अंदर फैल सकता है, जिसके बारे में मैंने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। तो इसी कैंसर को ठीक करने के लिए ये सर्वावैक्स वैक्सीन को बनाया गया है। और ये सर्वावैक वैक्सीन क्या करेगी? इस इन्फेक्शन को, खासकर जो इन्फेक्शन जिस वायरस की वजह से हुआ है उस वायरस से लड़ने में मदद करेगी। चलो आगे कवर करते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। दूसरा यहाँ पर आप देखो जो ये कैंसर है, ये वाला सर्विकल कैंसर, ये होता कैसे? ये ज़्यादातर यहाँ पर एक लंबे समय तक जो इन्फेक्शन होता है ना, एक लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन जो है उसके कारण की वजह से होता है। अब वो इन्फेक्शन होता कैसे? HPV से। HPV बेसिकली एक ह्यूमन पपिलोमा वायरस है, एक वायरस ह्यूमन पपिलोमा वायरस, जिसको हम लोग HPV के नाम से जानते हैं। इसी वायरस की वजह से ये इन्फेक्शन होता है और ये इन्फेक्शन बहुत खतरनाक बन जाता है। दूसरा आप देखोगे ये इतनी खतरनाक सिचुएशन है कि जो वेमेन है जिनकी उम्र 15 से 44 साल के आसपास है, इन वेमेन के अंदर लगभग ये दूसरा सबसे बड़ा मौत का कारण बना हुआ है। इवन यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि ये जान भी ले सकता है, तो दूसरा नंबर पर आने वाला मौत का कारण बना हुआ है। जितने भी कैंसर हैं उनमें दूसरे नंबर पर आने वाला सबसे डेडलीस्ट कैंसर की कैटेगरी के अंदर ये आता है। अब इंडिया के अंदर बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट आती है।
उस रिपोर्ट के तहत यहाँ पर यह बताया गया कि इंडिया के अंदर में मतलब दुनिया भर में जितने भी सर्विकल कैंसर के केसेस हैं उसके 1/5 कैंसर केवल और केवल इंडिया के अंदर ही हैं। हर साल लगभग 1.23 लाख के आसपास सर्विकल कैंसर के केसेस निकल कर आ रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और सबसे बुरी बात यहाँ पर यह है या सबसे दुखद बात आप कह सकते हो कि लगभग 67,000 के आसपास महिलाओं की जान जा रही है हर साल इस सर्विकल कैंसर की वजह से। फिर उसके बाद में अब जो ये नई वैक्सीन बनाई है, ये नई वैक्सीन हमारी मदद करेगी और खासकर यहाँ पर इस सर्विकल कैंसर से जो विमेन हैं इनको बचाएगी। अब होगा क्या, ये जो नई वैक्सीन है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो ये जो वैक्सीन है ना ये क्या करेगी, ये जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है वैसे ही ये वैक्सीनेशन है। इसका काम क्या होगा, ये बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ को बनाना स्टार्ट करेगी। बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनेंगी इस वायरस के अगेंस्ट में, क्योंकि इस वायरस की वजह से इन्फेक्शन हुआ है ना, तो इस वायरस को मात देने के लिए या इससे लड़ने के लिए बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनानी होंगी। वो एंटीबॉडीज़ बनाने का काम ये वाली वैक्सीन करने वाली है। ये वैक्सीन इस वायरस के जितने भी स्ट्रेन हो सभी स्ट्रेन को आराम से मात दे सकती है। ये इसकी एक खास बात देखने को मिल जाती है। फिर लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जाती है, तो क्या अभी तक कोई वैक्सीन नहीं थी क्या? वैक्सीन थी हमारे पास में। आप देखोगे करंट टाइम पर 2 ऐसी वैक्सीन आती हैं। कौन कौन सी वैक्सीन आती है? एक आती है गार्डासिल, मर्क कंपनी की है, और एक है सर्वेरिक्स, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंपनी की है। लेकिन ये जो वैक्सीन्स हैं ये बहुत ज़्यादा महंगी हैं, बहुत कॉस्टली हैं। इतनी कॉस्टली है कि हम यहाँ पर इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बहुत सारे लोग यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस वजह से यहाँ पर अब एक ऐसी वैक्सीन को बना दिया गया है सर्वावैक्स, जिसको यहाँ पे सभी लड़कियों को दिया जाएगा। खासकर स्कूल्स के माध्यम से ये वैक्सीन्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद में एक चीज़ और बताई जा रही है, ये जो वैक्सीन है ये कब ज़्यादा इफेक्टिव होगी, मतलब कब देने से ज़्यादा असर करेगी। तो मान लो यहाँ पर मेंशन किया गया WHO के माध्यम से कि ये वैक्सीन सबसे ज़्यादा असरदार तब होगी जब इसको दिया जाएगा फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले। ठीक है ना, पहला जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उससे पहले अगर ये वैक्सीन दे दी जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी और ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पर ये मानी जाएगी। ठीक है, तो ये सर्विकल कैंसर के बारे में आपने समझा, स्टेटस क्या है वो समझा, उसके बाद में पिक्चर वगैरह के थ्रू आपने सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर ली हैं। तो क्या इन्फॉर्मेशन है वो आपने समझ लिया, आर्टिकल को आपने स्टैटिक पोर्शन से लिंक कर लिया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। लेकिन यार अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट होता है हमारे 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। एक और छोटी सी बात है, स्टार्टिंग में आपसे मैप का क्वेश्चन पूछा गया है, बोला था इजराइल को अच्छे से मैप में देखना, तो जाकर ज़रूर से देखना क्योंकि इजराइल अभी न्यूज़ में बना हुआ है इलेक्शंस की वजह से। फिर उसके बाद में आपसे यहाँ पर प्रीलिम्स का एक सवाल पूछा गया, उसका आंसर भी नीचे कॉमेंट सेक्शन में दिया करो। कॉमेंट सेक्शन में जब आप आंसर देते रहते हो ना तो पता चलता रहता है कि आप यहाँ पर कितने ज़्यादा एक्टिव हो कॉमेंट्स के अंदर में, और कितने लंबे समय से आप इन वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हो, कौन कौन रेगुलर फॉलो कर रहा है वो भी यहाँ पर पता चलता रहता है। ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। मेरी जो साउंड है ना, आवाज़ वो थोड़ी सी बदली बदली लग रही होगी क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा है यार। अब जुकाम थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो आवाज़ भी ठीक हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर कल काफ़ी सारे कमेंट देख रहा था, सर थोड़ा सा साउंड चेंज लग रहा है। तो जुकाम हो रहा है 3-4 दिनों से, उस चक्कर में जो साउंड है वो मतलब आज थोड़ा ज़्यादा ही हो गया जुकाम, तो इस वजह से आज थोड़ा सा साउंड मुझे लग रहा है ज़्यादा चेंज हो गया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, इसलिए मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि वीडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमारा न्यूज़पेपर रोज़ाना कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारा करंट अफेयर कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पर ज़्यादा मैटर करती है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल हमारा GS पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में सवाल बन रहे हैं, और पिछले कुछ सालों में मैं आपको बताऊं तो 4-5 सवाल तो बन चुके हैं इस टॉपिक से। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि कैसे कैसे सवाल बन रहे हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है आर्टिकल के अंदर, सेंटर रूल्स आउट एन इंक्रीज इन MSP फॉर कॉटन बट फार्मर्स सीक मोर। मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या। देखो बहुत सारी जो फसलें हैं, बहुत सारी जो क्रॉप्स है ना, इसके ऊपर क्या होता है कि जो हमारी सरकार है वो इन फसलों को परचेज़ करती है, सरकारें खरीदती हैं। खरीदने के बाद में किसान भाइयों से खरीदने के बाद में सस्ते दाम में आपके घर तक ये फसलें पहुंचती हैं, आपको पता होगा। तो काफ़ी सारी फसलों के ऊपर जो सरकार है वो MSP देती है ना। MSP का मतलब क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सभी को पता है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये एक ऐसा प्राइस है जो कि सरकार इतना प्रोवाइड करवा देती है। इस प्राइस से हमारे जो फार्मर्स हैं इनको एक सिक्योरिटी भी मिल जाती है। मतलब इनको ये लगता है अगर MSP मिल रहा है ना तो फार्मर्स को इतनी कोई टेंशन होती नहीं है, उन्होंने केवल यहाँ पर फसल उगानी है। उन्हें पता है कि भाई इतना दाम तो मुझे मिलेगा, इतना मिनिमम प्राइस तो मुझे इसका मिलना ही मिलना है, तो मेरा घाटा नहीं होगा।
तो फार्मर्स को सरकार की साइड से एक सपोर्ट मिल जाता है छोटे से प्राइस के मामले में। ऐसे आप समझ सकते हो, इसको हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो आज के समय पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगभग 23 फसलों के ऊपर दिया जाता है। तो अभी बहुत लंबे समय से काफ़ी सारी डिमांड की जा रही है हमारे किसान भाइयों के थ्रू। डिमांड क्या की जा रही है? बोला ये जा रहा है कि जो ये फसलें हैं ना, इन फसलों को बढ़ा दिया जाए, यानी और भी बहुत सारी फसलें इसमें ऐड की जाएं जिस पे सरकार एमएसपी दे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करवाए। जिससे क्या होगा, और भी ढेर सारी फसलें फिर लगती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अभी के समय में जिनके ऊपर सरकार एमएसपी देती है उन्हीं फसलों को ज़्यादातर लगाया जाता है, क्योंकि हमारे फार्मर्स को एक सिक्योरिटी मिल जाती है। मैंने आपको बताया ना कि सरकार का एक सपोर्ट मिल जाता है, इतना दाम इनको मिलना मार्केट में चाहे कुछ भी होता रहे, इतना दाम यहाँ पर इनको अपने अनाज का मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से डिमांड रहती है कि और भी फसलों को एमएसपी के अंदर लेकर आया जाए। बात क्लियर हो गई, एमएसपी का मामला आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। दूसरा यहाँ पे डिमांड यह है कि जो कॉटन है, जो हमारी रुई होती है, कपास आप जिसको बोलते हो, इस कॉटन की फसल भी हम लोग उगाते हैं, हमारे किसान भाई उगाते हैं। तो उनका कहना यह है कि भैया कॉटन के ऊपर जो एमएसपी सरकार दे रही है ना, इसको बढ़ा दे, इसको इंक्रीज़ कर दे, इसको बढ़ा दे। अब सरकार ने बोला चलो हम इसको देखते हैं, जैसा प्रोडक्शन होगा उसके बेसिस पर हम देखकर आने वाले समय में बता देंगे। अगर एमएसपी बढ़ाना होगा तो बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ाना होगा तो बता देंगे। लेकिन किसान भाई बोलते हैं देखो आपको बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ानी क्यों पड़ेगी? बढ़ानी इसलिए पड़ेगी क्योंकि अगर हम ये कॉटन जो है सरकार को ना बेचकर मार्केट में जाकर बेचें तो मार्केट में हमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है। मार्केट में हमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो हम क्यों ना सरकार को बेचने की बजाय हम मार्केट में बेच दें, वहाँ से पैसा उठा लें, है ना। वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, एमएसपी से ज़्यादा मिल रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे फार्मर्स कह रहे हैं सरकार से कि भैया इस पे एमएसपी को बढ़ा दो, ठीक है, इस पे दाम जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो, नहीं तो फिर हम मार्केट में ले आकर बेच देंगे, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। चलो उसके ऊपर सरकार अभी सोच विचार कर रही है, आगे आर्टिकल्स पब्लिश होंगे तो हम लोग यहाँ पे इसके बारे में कवर कर लेंगे। अभी मैंने आपको ये पूरा का पूरा जो डिबेट है वो समझाया है। अब मैं आर्टिकल के थ्रू एक गो थ्रू करवा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें मेंशन है, जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉटन फार्मर्स हैं इनकी मांग थी कि भैया एमएसपी को इंक्रीज़ कर दिया जाए। सरकार ने बोला है ठीक है हम डिसाइड कर लेंगे, जैसा प्रोडक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे। देखो हुआ क्या है, आज के समय में साल 2022-23 के अंदर जो कॉटन के ऊपर सरकार एमएसपी दे रही है वो कितनी दे रही है? लगभग 6,080 रुपये प्रति कुंटल। एक कुंटल कॉटन के ऊपर सरकार 6,080 रुपये तक प्रोवाइड करवा रही है एज अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फार्मर्स का कहना है कि भैया ये दाम सही नहीं है, ये दाम बहुत कम है। दाम क्यों कम है? क्योंकि पिछले साल बहुत सारे फार्मर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना कपास, पता है कितने बेचा है? कॉटन 8,500 रुपये प्रति कुंटल। और पिछले साल मार्च के महीने में कुछ फार्मर्स ने 15,000 रुपये प्रति कुंटल भी कॉटन बेचा है। तो यहाँ पे सरकार दे रही है 6,080 रुपये एक कुंटल के, और मार्केट में मिल रहा है 8,500 रुपये। तो क्यों ना मार्केट में ले जाकर बेच दिया जाए, क्यों बेचे सरकार को? तो इस वजह से यहाँ पे फार्मर्स की डिमांड है कि भैया यहाँ पर एटलीस्ट मिनिमम तो लगभग 10,000 रुपये कर दो। 10,000 रुपये प्रति कुंटल कर दोगे तो ज़्यादा एक सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर अभी किसान के थ्रू मेंशन की जा रही है, ये एक मांग की जा रही है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो इशू है वो क्लियर हो चुका होगा। अब ये तो हमने पढ़ लिया अपना करंट इशू। अब हम लोग कवर करेंगे इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कि कहाँ कहाँ से सवाल बन सकता है, एमएसपी क्या होता है, कॉटन वाली जो फसल है वो क्या होती है, क्योंकि आपको पता होगा क्रॉप्स के रिगार्डिंग सवाल लगातार बन रहे हैं पिछले कुछ सालों में। चलो एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले एमएसपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, फैक्चुअल डेटा मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से सुनना है और अपने पास में नोट डाउन करके रखना है। चलो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होती है। देखो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर दोबारा से मेंशन किया गया है, तो दोबारा समझाने में मतलब अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले ही समझाया मैंने, ठीक है, तो वहीं पे कवर कर दिया है। अब मैंने आपको बताया कई सारी फसलों के ऊपर एमएसपी दी जाती है, तो लगभग 23 इस प्रकार की फसलें हैं। कितनी? 23 क्रॉप्स हैं, और खासकर यहाँ पर इन 23 फसलों के ऊपर ये एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाती है। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने को लेकर कौन सारा काम करता है, तो इसके पीछे दो बॉडीज आती हैं। CACP, CACP क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, तो CACP क्या करती है? रिकमेंडेशन देती है। ये रिकमेंड करती है कि हाँ भैया इन 23 फसलों के ऊपर एमएसपी देनी चाहिए। कितनी एमएसपी देनी चाहिए, वो सारा काम CACP का है। ठीक है, तो 23 फसलों के ऊपर तो एमएसपी दी जाती है। और जो हमारा गन्ना है ना, ध्यान रखना, गन्ने के ऊपर एमएसपी नहीं दी जाती, गन्ने के ऊपर FRP मिलता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है, तो ये जो FRP है ये भी यहाँ पर CACP ही रिकमेंड करता है, ध्यान रखना। तो CACP क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आने वाला ही एक अटैच्ड ऑफिस है, जिसका काम है ये एमएसपी को लेकर रिकमेंडेशन देना। ठीक है, इस बॉडी को बनाया गया था जनवरी 1965 में। इसका काम है केवल रिकमेंडेशन देना यानी एडवाइस देना।
अब इसकी बात को मानना या ना मानना वो सरकार के ऊपर है। बात क्लियर हो गई। लेकिन अब मैं जो बात बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैं मतलब ये शायद मैंने पुराना वाला डेटा डाल दिया है, नया वाला डेटा डाल दूंगा मैं पीडीएफ के अंदर में, उसको चेकआउट करना, ठीक है ना। यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनना, जो हमारे पास में एफआरपी है ना, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, ये गन्ने के ऊपर दिया जाता है, शुगर केन के ऊपर, है ना। अब होता यहाँ पर यह है कि इसके लिए मैंने आपको बताया जो CACP है, CACP ये क्या करता है, ये तो रिकमेंडेशन देता है कि भैया हाँ गन्ने के ऊपर इतना MSP मिलना चाहिए, ठीक है। इसका काम है केवल रिकमेंडेशन देने का, जैसा अभी हमने समझा था। अब ये तो हो गया रिकमेंडेशन, अब इसको अप्रूव कौन करेगा, फाइनल अप्रूवल कौन देगा। तो फाइनल अप्रूवल देने के लिए हमारे पास में एक अलग से बॉडी है जिसका नाम है CCEA। CCEA, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो अप्रूवल देने का काम CACP के पास में, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के पास में, सॉरी रिकमेंडेशन करने का काम, रिकमेंड करने का काम इसका है, और अप्रूवल करने का काम हमारे किस बॉडी के पास में, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के पास में, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं हम लोग समझते हैं कि भैया कौन कौन सी फसलें हैं जिसके ऊपर MSP आज के समय पर दी जाती है। तो लगभग 7 सीरियल्स है, जिसमें यहाँ पर धान हो गया, पैडी, वीट, बार्ले, जोवर, बाजरा, मेज़, रागी, ये तो 7 हमारी सीरियल्स हो गई। 5 हो जाती हैं हमारी दालें, जिसमें ग्राम, अरहर, तूर, मूंग, उड़द, लेंटिल, ये हो गए। फिर आ जाती हैं कुछ ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स के अंदर क्या क्या हो गया, ग्राउंडनट, रेप सीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सीसमम, सनफ्लावर सीड, उसके बाद में नाइजर सीड, इनके ऊपर भी MSP दी जाती है। फिर आती हैं कुछ कमर्शियल क्रॉप्स, जैसे कि हमारी कॉटन, जिसके बारे में बात कर ही रहे हैं, जो उसके बाद जूट हो गया, कोपरा हो गया, है ना। इनके ऊपर क्या दी जाती है, कमर्शियल क्रॉप्स के ऊपर भी यहाँ पे मतलब 4 ऐसी कमर्शियल क्रॉप्स है जिसके ऊपर MSP मिलती है। इसमें तो हमने 3 ही पढ़ी हैं। चौथी है शुगर केन। शुगर के ऊपर MSP नहीं दी जाती, शुगर के लिए दिया जाता है FRP यानी फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को समझाया, ठीक है। अब देखो सवाल कैसे बन सकता है, तो UPSC ने साल 2015 में एक इंटरेस्टिंग से सवाल पूछा था, और ये सवाल आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे, इसी वजह से मैंने थोड़ा इसको डिटेल से बढ़ाया है। सवाल क्या था कि जो FRP है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस होता है शुगर केन के ऊपर, इसको अप्रूव कौन करता है, ये पूछा गया। ऑप्शन नंबर A कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑप्शन नंबर B कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ऑप्शन नंबर C डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, या फिर ऑप्शन नंबर D एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। यहाँ पर ना आप घबरा जाते, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही बॉडीज़ के नाम दिए गए हैं, CCEA का भी और CACP का भी। तो यहाँ पर एक तरीके से कन्फ्यूजन सी हो सकती थी कि भैया क्या होगा आंसर, दोनों बॉडीज़ हैं। तो मैंने इसी वजह से डिटेल से समझाया कि जो CACP का काम क्या है, इसका काम है रेकमेंड करना, बस एडवाइस देना। एडवाइस माने ना माने वो सरकार के ऊपर है। और अप्रूवल देने का काम किसका है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि हाँ इसको अप्रूव कौन करता है, तो इसको अप्रूव यहाँ पर ऑप्शन नंबर A CCEA करता है। क्लियर हो गई बात। आगे आते हैं, मज़ा आ गया ना समझ कर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, मतलब इसी आर्टिकल का दूसरा पार्ट। ये हमने अभी एक पार्ट कवर किया है MSP, दूसरा पार्ट यहाँ पे आपने पढ़ना है कॉटन के बारे में, क्योंकि इस पूरे आर्टिकल में मेजरली कॉटन के ऊपर फोकस किया गया है। तो कॉटन क्या है, कैसी फसल है, ये सारी बातें जान लेना, एग्जाम में सवाल बन जाता है। तो कॉटन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है, आप कह सकते हो यहाँ पर एक खारिफ क्रॉप भी देखने को मिलती है, ठीक है। डायरेक्टली सवाल बनते हैं खारिफ क्रॉप कौन सी होती है, राबी क्रॉप कौन सी होती है, डायरेक्टली सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉटन का, हम लोग ढेर सारा कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूसर के साथ साथ हम तीसरे नंबर पर आने वाले सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कॉटन को बेचते भी हैं अलग अलग देशों के अंदर में, ठीक है। अब जब कॉटन की बात आती है तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉटन ग्रो किया जा रहा है वो है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाला कॉटन, यानी जिसको हम लोग BT कॉटन के नाम से जानते हैं। तो BT कॉटन एक ऐसा कॉटन का वैरायटी है जिसके जीन के अंदर हमने बदलाव करके एक नई प्रकार की वैरायटी बनाई है, और इस वैरायटी के अंदर अपने आप में बहुत सारे फ़ायदे हैं, कीड़े वगैरह कम लगते हैं, तो इसकी जो ग्रोथ है वो भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो BT कॉटन ही हम लोग सबसे ज़्यादा उगाते हैं अपने देश में, और इसको कमर्शियली उगाया जा सकता है और बेचते भी हैं। इंडिया जो है हर साल लगभग 6 मिलियन टन के आसपास जो कॉटन है इसका प्रोडक्शन करता है। लगभग दुनिया भर में जितना भी कॉटन का प्रोडक्शन हो गया उसका 23% केवल भारत ही करता है, आप ऐसा कह सकते हो। और इंडिया के अंदर खास बात यह है कि हम जितना भी अपना कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं इसमें आधे से ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि जिसके अंदर कोई केमिकल वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता, ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है।
अब कॉटन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। कॉटन कौन सी फसल है? खारिफ क्रॉप है। आपको पता होगा डायरेक्टली यूपीएससी ने 2016 में सवाल पूछा था, कुछ फसलों के नाम दे दिए थे, वीट, पैडी, कॉटन वगैरह, और आपसे यहाँ पर पूछा गया ये खारिफ क्रॉप है, राबी क्रॉप है, जैद क्रॉप है, कौन सी क्रॉप है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो कॉटन क्या है? एक खारिफ क्रॉप है। लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं इसको पूरी तरह से ग्रो करने में। उसके बाद में आप देखोगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हो। बाकी अगर हम लोग बात करें तो कौन सी मिट्टी में ग्रो होता है सबसे ज़्यादा जो ब्लैक कॉटन सॉइल है वहाँ पे ये ग्रो करता है। खासकर ये ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ पे मिलता है? जो डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कॉटन ग्रो कर सकता है। आज के समय में दुनिया में कौन कौन से देश हैं जो कि सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं? तो उसमें आता है चाइना, इंडिया, देन उसके बाद में यूएसए। अगर भारत के अंदर की बात करें तो भारत के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है? तो उसमें आ जाता है हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ में राजस्थान। अब कॉटन की प्रजाति के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो कॉटन की टॉप 4 की इंपॉर्टेंट प्रजातियां आती हैं। वो 4 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? उन 4 प्रजातियों के नाम ज़रूर ध्यान रखना। तो इन 4 प्रजाति में सबसे पहली है गॉसिपियम आर्बोरियम, देन जी हर्बेशियम, देन जी हिरसुटम, देन जी बारबडेंस। आपसे ऑप्शन भी दिया जा सकते हैं कि चारों के नाम दे देंगे, पूछेंगे ये क्या है, कि कोई कॉटन कोई फसल है या क्या है, कुछ भी ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना नाम। तो इसमें जो जी आर्बोरियम और साथ ही साथ में हर्बेशियम है, यानी कि स्टार्टिंग की जो 2 फसलें हैं कॉटन की, इसको हम लोग ओल्ड वर्ल्ड कॉटन के नाम से जानते हैं, यानी कि एशियाटिक कॉटन के नाम से भी इनको जाना जाया करता है। उसके बाद जो बाकी जो दूसरी कॉटन से जी हिरसुटम और जी बारबडेंस, इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। जो जी हिरसुटम है इसको अमेरिकन कॉटन के नाम से जानते हैं, और जो जी बारबडेंस है इसको इजिप्टियन कॉटन के नाम से भी जानते हैं। और जो ये दोनों ही कॉटन्स हैं ये हमारी पुरानी कॉटन नई कॉटन स्पीशीज़ है। जो ऊपर वाली दोनों है ये पुरानी है, जो ये नीचे वाली दोनों है ये नई कॉटन की स्पीशीज़ हैं, ये हमने डिस्कस किया। बाकी इस पूरे कॉटन वाले सेक्टर को, इस इंडस्ट्री को देखने के लिए हमारे पास में एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसका नाम है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम सीसीआई के नाम से भी जानते हैं। नाउ ये जो सीसीआई है इसको बनाया गया था 1970 में, 1970 में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर में यह आता है, और इस बॉडी को यहाँ पर बनाया गया कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नवी मुंबई के अंदर जो बेलापुर है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर स्थित देखने को मिलेगा। सवाल डायरेक्टली बनते हैं हेडक्वार्टर को लेकर भी, ठीक है। बाकी कॉटन को लेकर हमारे पास में एक रिसर्च सेंटर भी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कैंपस। ये आपको महाराष्ट्र में नागपुर के अंदर देखने को मिलते हैं, फिर हरियाणा में सिरसा के अंदर भी इस प्रकार के जो रिसर्च सेंटर्स हैं वो नज़र आते हैं। तो ये बेसिकली एक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और ये जो इंस्टीट्यूट है इसको बनाया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के थ्रू। इसका काम है कॉटन सेक्टर के अंदर ढेर सारी नई नई रिसर्चेस को करना, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी है ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी मुंबई के अंदर स्थित है। तो कॉटन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स वगैरह है वो सब मुंबई के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पर्टिकुलर आर्टिकल समाप्त। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट 2 छोटे छोटे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। जैसे सबसे पहला ये आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा, इसको हम लोग जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से लिंक कर सकते हैं। अब आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है? जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, यानी हमारी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और साथ ही साथ में इंडियन एयरफोर्स, तो जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं इनको अब यहाँ पर आप कह सकते हो अप्रूवल दे दिया गया है कि ये कुछ हथियार परचेज कर सकेंगे, अपने लिए कुछ इक्विपमेंट्स परचेज करेंगे। कितने रुपए तक के? 84,328 करोड़, 84,328 करोड़ तक के यहाँ पर जो वेपन्स, जो हथियार हैं वो हमारी आर्म फोर्सेस परचेज करने वाली हैं। क्या क्या परचेज करेंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो ये हुआ क्या है? ये है कि जो डीएसी है, डीएसी बोले तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, तो ये एक ऐसी बॉडी है जिसको हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है वो चेयर करते हैं, यानी डिफेंस मिनिस्टर हेड करते हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जी। हाँ, राजनाथ सिंह जी के अंडर में ही ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल वाली बॉडी आज के समय में आती है। तो इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो अप्रूवल दे दिया है, क्योंकि जब कोई हथियार वगैरह परचेज करना पड़ता है ना हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए, तो उसके लिए पहले यहाँ पर डीएसी का अप्रूवल चाहिए होता है। तो डीएसी की साइड से अप्रूवल आ चुका है कि बिल्कुल हम लोग यहाँ पर 84,328 करोड़ खर्च कर ढेर सारे अलग अलग जो वेपन्स है वो परचेज करने वाले हैं। 6 सामान लेंगे हम लोग अपनी आर्मी के लिए, और 6 सामान हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं एयरफोर्स के लिए। बाकी 10 नए इक्विपमेंट्स लिए जाएंगे नेवी के लिए, और 2 इक्विपमेंट्स लिए जाएंगे हमारे कोस्ट गार्ड के लिए। तो
लगभग 24 चीज़ें यहाँ पे हम लोग परचेज करने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या होगा, तो इसमें कॉम्बैट व्हीकल्स, लाइट टैंक, नेवल एंटीशिप मिसाइल, मल्टीपर्पज़ वेसल हो गया, उसका न्यू रेंज मिसाइल सिस्टम हो गया, फिर लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब्स हो गए, नेक्स्ट जनरेशन पेट्रोल वेसल्स हो गए, दस्तक मारने के लिए वेसल्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग आने वाले समय में परचेज़ करने वाले हैं। और ध्यान रखना है, ये सब हम लोग अपने कंट्री से ही परचेज करेंगे। ये सब कुछ इंडिजीनियसली बनाया गया होगा, यानी हमारे देश के सामान से ही बनाया गया होगा, हमारे देश के अंदर ही यहाँ पर इनको डेवलप किया गया होगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब क्या क्या चीज़ें ये लेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि नेवी को किस चीज़ के लिए अप्रूवल मिला, हमारी इंडियन एयरफोर्स को किस चीज़ के लिए अप्रूवल मिला, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये चीज़ें आपसे पूछी भी नहीं जाएंगी। जितनी बात मैंने आपको बताई है उतनी बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एक बॉडी है जिसको हम छोड़ रहे हैं अभी, वो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो फटाफट इसको भी कवर करते हैं। इसको कवर करते ही हमारा आर्टिकल जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी, डीएसी अपने आप में एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है हमारे पूरे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में। यानी मान लो डिफेंस से संबंधित कोई नई पॉलिसी लेकर आनी है या कुछ सामान वगैरह परचेज करना है, तो उसके लिए डीएसी का अप्रूवल चाहिए होता है। यही यहाँ पर डिसाइड करती है, यही सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो लेती है हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से रिलेटेड। साथ ही साथ में इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड भी सारे जो डिसीजंस हैं वो डीएसी लेता है। तो डीएसी के चेयरमैन कौन होता है, ध्यान रखना, इस काउंसिल के चेयरमैन होते हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। इस बॉडी को बनाया गया था एक कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर, यानी कि आप कह सकते हो जो कारगिल वॉर हुआ था ना, उस कारगिल वॉर के बाद में यहाँ पर हम लोगों ने इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया था, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को। तो डीएसी के बारे में ध्यान में रखा जा सकता है, क्वेश्चन भी बना जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर से लिंक कर पाओगे डायरेक्टली। यहाँ पे अवार्ड्स वगैरह को लेकर सवाल बन जाते हैं और पहले यूपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, इनफैक्ट साहित्य नाटक अकेडमी अवार्ड को लेकर ही सवाल पूछ चुका है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड को लेकर सवाल पूछ चुका है। तो इस वजह से ये अवार्ड्स आपको पढ़ने ही होंगे, डिटेल से पढ़ने होंगे। तो ये नहीं पूछा जाएगा कि किसको अवार्ड मिला है, क्योंकि इसमें तो ढेर सारे नाम हैं, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। पूछा ये जाएगा इस अवार्ड की कहानी, इस अवार्ड का बैकग्राउंड क्या है, किसने एस्टेब्लिश किया था, कैसे ये अवार्ड्स बनकर आए, किस कैटेगरी में दिए जाते हैं, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हुआ क्या न्यूज़ में, पहले हम न्यूज़ भी कवर कर लेते हैं, फिर उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि जो साहित्य अकादमी अवार्ड्स है इनका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अनुराधा रॉय को यहाँ पर ये अवार्ड मिला है। जो भी टोटल 23 विनर्स हैं उसमें से यहाँ पर अनुराधा रॉय भी हैं जिनको यहाँ पर यह अवार्ड दिया गया। तो ये जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ये भाषा के लिए दिया जाता है, जो लिटरेचर है बेसिकली उसके लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक तमिल ऑथर हैं एम राजेंद्रन, एक तेलुगु राइटर हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखोगे ऐसे अलग अलग भाषाओं के अलग अलग राइटर हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं अलग अलग भाषाओं के अंदर, उनको ये अवार्ड दिया गया है जो हिट किताबें हैं। उसके बाद अनुराधा रॉय आपको देखने को मिलेंगी, इनको इंग्लिश के लिए सेलेक्ट किया गया इनकी नोवेल के लिए जिसका नाम है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। फिर उसके बाद में आप कह सकते हो भाषा सम्मान ये दिया जाएगा उदयनाथ झा को, क्योंकि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा है। ऐसे और भी 17 बुक्स इकट्ठी करी गई हैं, 17 बुक्स को सेलेक्ट किया गया है इस अवार्ड को देने के लिए, जो कि अलग अलग भाषाओं के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग विनर्स हैं। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो अवार्ड्स होते हैं ना, इन अवार्ड्स को कौन देता है, इस अवार्ड्स को रिकमेंड किया जाता है पूरी की पूरी जूरी मेंबर के थ्रू। जो लोग बैठे होते हैं इस बॉडी के अंदर में वो सब यहाँ पर इसको रिकमेंड करते हैं। अब रिकमेंड करने के बाद में एक अप्रूवल मिलना होगा। तो अप्रूवल कौन देता है, तो अप्रूवल देता है हमारा साहित्य अकेडमी का एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो जूरी मेंबर डिसाइड करते हैं भैया इनको अवार्ड मिलना चाहिए, अप्रूवल देता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, फिर जाकर यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है। ऐसे आप देखोगे जो असमीज लैंग्वेज है, असमी लैंग्वेज में भी यहाँ पर मनोज कुमार गोस्वामी हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड जीते हैं, बेसिकली इस अवार्ड को जीता है इन्होंने। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे इसी प्रकार से अलग अलग भाषाओं के अंदर ये जैसे बताया गया है, आप देखोगे जैसे कोंकणी, फिर उसके बाद में मराठी, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, राजस्थानी, नेपाली, कश्मीरी, इन सभी भाषाओं के अंदर एक ना एक राइटर को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, इसी को हम लोग साहित्य अकादमी अवार्ड बोलते हैं। बात क्लियर हो गई, इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। नाम आपसे नहीं पूछे जाएंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि आज से 20 साल पहले के पेपर भी देख लोगे तो अवार्ड्स में कि किसको अवार्ड मिला इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हालांकि उसका बैकग्राउंड उसकी काफ़ी गहराई से सवाल पूछा गया, वो बात अलग है। उसके रिलेटिव्स के बारे में पूछ लिया गया, वो बात अलग है। ठीक है ना, तो ये आप देखोगे। फिलहाल नाम भी मैंने आपको बता ही दिए हैं, सारे नाम ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नाम है वो आपको यहाँ पर मैंने बता दिए हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। आखिरकार ये जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ये क्या है क्या। ठीक है, यहीं से सवाल बनेगा, ध्यान रखना। तो साहित्य अकादमी अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था 1954 में।
तो एक लिटरेरी ऑनर है यहाँ पर, जो हमारे आप कह सकते हो कि लैंग्वेज के अंदर जिन्होंने अलग अलग भाषाओं के अंदर किताबें लिखी हैं, बेसिकली उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाता है साहित्य अकादमी अवार्ड से। ये इंडिया का ही एक नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स है। उसके बाद में ये जो अकेडमी अवार्ड है, लगभग 24 अवार्ड्स हर साल यहाँ पर दिए जाते हैं। जिन्होंने अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लिटरेरी वर्क्स किए हुए हैं, उनको यहाँ पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। उन्होंने अलग अलग किताबें यहाँ पर लिखी हैं अलग अलग भाषाओं के अंदर, जो बेस्ट होगा उनको यहाँ पर, उस भाषा के अंदर जो बेस्ट होगा उनको ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। साहित्य अकेडमी अवार्ड अपने आप में सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है जो कि हमारी सरकार देती है। इससे पहले जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो है ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ अवार्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये लिटरेचर कैटेगरी में पहला अवार्ड है। फिर बाकी दूसरा जो आता है वो हमारा साहित्य अकेदमी अवार्ड आता है। ठीक है, अब क्या होता है कि कौन कौन यहाँ पर ये अवार्ड ले सकता है या फिर कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हो सकता है। सबसे पहली बात, जो भी ऑथर है जिन्होंने भी किताब लिखी है वो यहाँ पर इंडियन नेशनलिटी के होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, और उनकी जो किताब है ना, तभी जाकर वो अवार्ड के लिए एलिजिबल हो पाएगी। और उनका जो किताब है बेसिकली एक तरीके से काफ़ी पॉपुलर भी हो उस भाषा के अंदर में, और उस भाषा में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया गया हो उस किताब के थ्रू, तब जाके यहाँ पर उस किताब को सेलेक्ट किया जाता है। ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आप देखोगे यूपीएससी ने साल 2009 में इसी प्रकार से एक सवाल पूछ लिया था। सवाल यहाँ पर क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट्स से दिए गए हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को सेटअप किया गया है संगीत नाटक अकेडमी के थ्रू 1959 में। पहला स्टेटमेंट तो ये है। दूसरा स्टेटमेंट, जो हाईएस्ट ऑनर है ना, ये दिया जाता है बेसिकली, एक हाईएस्ट ऑनर साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है एक राइटर को। ठीक है ना, ये इलेक्ट करते हैं अपने खुद के ही मेंबर को, अपने फेलो को। तो ये यहाँ पर इसका एक दूसरा स्टेटमेंट है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नीदर 1 और 2। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो ऐसे सवाल यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया है। उसके बाद ये था हमारा ओवरऑल छोटे छोटे आर्टिकल्स का डिस्कशन। अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। अच्छा, एक सेकंड, छोटा सा आर्टिकल और रह गया है। आपको पता होगा कि अभी 4 इंडियन ऑस्कर एंट्रीज हुई हैं। ऑस्कर के अंदर 4 इंडियन चीज़ें पहुंची हैं। सबसे पहली बात, जो RRR का गाना है नाटू नाटू, है ना, सुना होगा काफ़ी सारे लोगों ने। तो एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग है ये, यहाँ पर बेसिकली इसको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है ऑस्कर अवार्ड के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पर आप कह सकते हो एक शो है चेलो शो, इसको यहाँ पर इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी के अंदर में बेसिकली लिस्ट किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर तेलुगु सॉन्ग है एक, फिर उसके बाद में यहाँ पर इसी प्रकार से एक और डॉक्यूमेंट्री है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि आज के समय पर ऑस्कर वाली लिस्ट के अंदर एंट्री कर चुकी हैं। ये बेसिकली यहाँ पर अब इनको ऑस्कर देने का अनाउंसमेंट यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो 4 इंडियन ऑस्कर एंट्रीज हुई हैं। क्या क्या एंट्रीज हुई हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो ये थे हमारे ओवरऑल आर्टिकल। नाउ आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। आज का एडिटोरियल डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत हैवी डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि सारे ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट हैं। आजकल जो एडिटोरियल है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से तो मैं सारे ही एडिटोरियल डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे आज ये वाला एडिटोरियल है, टेररिज्म से लिंक करता है, इसको समझेंगे, लास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर आर्टिकल को हम पहले भी कवर कर चुके हैं। ये आर्टिकल बहुत गजब का है, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन बहुत आसान से शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर क्या मामला है, किस प्रकार से जो यूएस है, जो अमेरिका है, वो अपनी मनमानी दिखा रहा है व्यापार को लेकर, वो यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं, समझेंगे इसको। फिर एक एडिटोरियल आता है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वैकेशंस के बारे में। जो खासकर हमारी कोर्ट होती है ना, कोर्ट भी छुट्टी लेते हैं। जैसे हम लोग स्कूल होता है, स्कूल में जब जाते हैं बच्चे तो समर वैकेशंस, विंटर वैकेशंस ऐसे होते हैं वैकेशंस, तो वैसे कोर्ट के अंदर वैकेशंस होते हैं। तो उस वैकेशंस को लेकर एक डिबेट चल रही है कि वैकेशंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, वैकेशन को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चैलेंजेस नज़र आते हैं, क्या हम कर सकते हैं। वैसा एक डिबेट सा हुआ है दोनों राइटर्स के बीच में। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं दोनों राइटर, बहुत क्रिस्प वे में, बहुत सिंपल पॉइंट्स में आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करवाऊंगा। आप अपने नोट्स में डायरेक्ट उसको ऐड ऑन कर सकते हो। फिर एक और एडिटोरियल है हमारे पास में, जम्मू एंड कश्मीर के जो नए लैंड लॉज आए ना, ज़मीन को लेकर जो नए नए कानून आए हैं, उसको लेकर एक और एडिटोरियल टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज सारे एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। चलो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको पता होगा, एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग हमेशा मेंस के क्वेश्चन के साथ में अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने सर्विकल कैंसर के बारे में पढ़ा था, कल मैंने एक और एडिटोरियल डिस्कस किया था जहाँ पर मैंने आपको कैंसर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताई थी कि कैंसर, खासकर जो ब्रेस्ट कैंसर है, वो कितना बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है इंडिया के अंदर में। ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित हमारे पास में कुछ दवाइयाँ हैं, लेकिन बहुत महंगी हैं। कल मैंने पूरा एडिटोरियल की कहानी आपको समझाई थी। नहीं देखा है तो कल वाला वीडियो ओपन करो और थोड़ा सा आगे बढ़ाकर एडिटोरियल सेक्शन पर जाओ। पहला ही एडिटोरियल मैंने डिस्कस किया है कैंसर वाला, ठीक है। तो उसी के संबंध में यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस कंसर्न्स रिगार्डिंग कैंसर।
आपको कैंसर्स के रिगार्डिंग जितनी भी चिंताएं हैं उसके बारे में चर्चा करनी है। दूसरा, व्हाट आर द नीड्स टू मेक कैंसर ड्रग्स अफोर्डेबल। ठीक है, तो कैंसर की जो दवाएं ना इनको सस्ता बनाने की क्या ज़रूरत है ये आपको बताना है। कल मैंने बिल्कुल मतलब इमोशनली अटैच कर दिया था आपको उस आर्टिकल से। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर आपको यहाँ पर ये आंसर लिखना है। तो कैंसर से संबंधित जो चिंताएं हैं इस पर चर्चा करो। साथ ही साथ में कैंसर की जो दवाएं हैं ना, जो दवाइयां हैं बेसिकली, इसको सस्ता बनाने की क्यों है ज़रूरत, क्या है ज़रूरत, ये आपको बताना है। और जब ये आंसर लिखोगे तो आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको वो मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर ऑलरेडी लगभग 41,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जाकर जुड़कर अपने आंसर्स को लिख सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप आंसर्स को लिखकर सबमिट करोगे तो एटलीस्ट यहाँ पर एक काम ये करना कि एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे ना तो इससे आपके पास में कुछ नए नए पॉइंट्स मिलेंगे अपने आंसर्स में और ज़्यादा ऐड करने के लिए। साथ ही साथ में सामने वाले आंसर्स में अगर कोई मिस्टेक्स होती हैं तो वो चीज़ भी आप उनको बता सकोगे कि यहाँ पर करेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, चलो आते हैं एडिटोरियल की तरफ। हुआ क्या है, कहानी क्या है, न्यूज़ क्या है, सब कुछ हम लोग साथ में कवर करेंगे। देखो न्यूज़ यहाँ पर क्या है, रिसेंटली होता क्या है, हाल ही में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब, सबको पता है। तो इन्होंने रिसेंटली ये बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर विंटर वैकेशन आने वाले हैं। अब होता क्या है कि जब भी वैकेशन आता है, जैसे गर्मियों में समर वैकेशंस आते हैं, विंटर में विंटर वैकेशंस आते हैं, इस समय यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठक नहीं बैठती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप कह सकते हो एक वैकेशन बेंच तैयार करके रखी जाती है। कोई इंपॉर्टेंट केस आ गया तो वो वैकेशन बेंच उस केस को देख लेती है। लेकिन अभी रिसेंटली डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के पास में अब की बार यानी जो विंटर वैकेशन हो गए, इस विंटर वैकेशन में वैकेशन बेंच भी नहीं बैठेगी। वैकेशन बेंच भी यहाँ पर नहीं रहने वाली है इस बार, ये बात यहाँ पर ये बोलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि कंट्रोवर्सी से एक डिबेट से यहाँ पर एरप्ट हो चुकी है। ऐसा क्यों, कम से कम वैकेशन बेंच को तो बैठे रहने देते, कोई इंपॉर्टेंट केस हो गया तो कैसे सुनेंगे, वैकेशन बेंच सुन सकती थी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो रही होगी। तो ये जो पूरा का पूरा जुडिशियल शेड्यूल है कि भाई पूरे साल में इतने दिन जजेस बैठते हैं, इतने दिन कोर्ट खुलता है, इतने दिन कोर्ट बंद रहता है, वैकेशंस इतने टाइम के रहते हैं, तो जो पूरा शेड्यूल है ना, ये शेड्यूल हमने नहीं बनाया है, ये अंग्रेज़ों की देन है। ये कॉलोनियल प्रैक्टिसेस हैं, अंग्रेज़ यहाँ पर सारा काम कर गए हैं। इस बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस लाइन को मैं आगे फिर से बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब आपको सुनकर हंसी भी आएगी कि मतलब ये क्या ही चीज़ है। ठीक है, तो ये कॉलोनियल प्रैक्टिसेस हैं, अंग्रेज़ों से की यहाँ पर देन है, वही चीज़ हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर रखी है, आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन होता क्या है, ये जो वैकेशंस होती हैं, जो छुट्टी दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, इनका कई बार क्रिटिसिज्म भी होता है, बहुत बार आलोचना होती है, काफ़ी बार डिबेट भी छिड़ती है कि भाई ये छुट्टी क्यों होनी चाहिए, काम तो करते रहना चाहिए। अगर छुट्टी हो भी, चलो मान लिया इंसान को चाहिए तो कुछ दिन की ले लो। आप तो बहुत लंबी लंबी वैकेशंस मार रहे हो, समर के अंदर भी और विंटर में भी, गर्मी की छुट्टी भी चाहिए और सर्दी की छुट्टी भी चाहिए। ठीक है, तो आओ मैं आपको समझाता हूँ क्या है छुट्टियों का मामला। कोर्ट वैकेशंस क्या होती हैं, पहले हम लोग कुछ बैकग्राउंड कवर करेंगे। देखो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पूरा साल होता है ना, पूरे साल में सुप्रीम कोर्ट केवल 193 डेज काम करता है। 193 वर्किंग डेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के पूरे साल में। ठीक है, हाई कोर्ट कितने दिन काम करता है, हाई कोर्ट पूरे साल में 210 दिन काम करता है। और जो इससे नीचे जो ट्रायल कोर्ट से आते हैं वो 245 दिन काम करते हैं। बाकी जो दिन बचे वो वैकेशन छुट्टियाँ चल रही हैं वो। ठीक है, तो पूरे साल में सबसे कम दिन जो वर्किंग डेज होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, लगभग 193 डेज के आसपास। ये आपको समझना है और समझ गए होंगे। आगे आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ना हर साल 2 लंबी लंबी वेकेशंस लेता है, लंबी लंबी वेकेशंस। एक होती है समर वेकेशंस और एक होती है विंटर वेकेशंस। ठीक है, आगे आते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई हमने खुद नहीं बनाया है, ये अंग्रेज़ों की जो प्रैक्टिसेस चल रही थी उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर आगे बढ़ावा दे दिया है। अब होता यह है कि मान लो कोई वेकेशन चली गई, चलो अब यहाँ पर बंद हो गया कोर्ट, ठंडियाँ आ गई, जजेस चले गए घर पर, आप आराम से यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। तो क्या कोई केस आएगा तो उस केस की सुनवाई नहीं होगी? तो आपको ये बात समझनी होगी, जब वेकेशन चलती है ना तो इसके लिए एक अलग से वेकेशन बेंच को रखा जाता है। तो वेकेशन बेंच अलग से यहाँ पर तैयार की जाती है और इस बेंच को बनाते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे अभी यहाँ पर वेकेशंस होंगे तो हमारे डीवाई चंद्रचूड़ साहब यहाँ पर एक वेकेशन बेंच बनाकर जाएंगे, जो कि अब की बार बोला जा रहा है कि वेकेशन बेंच भी नहीं बैठेगी। ठीक है, अब होता यहाँ पर यह है कि जो भी पिटिशनर्स वगैरह हैं, जो भी लिटिगेंट्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में वेकेशंस के टाइम पर भी जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं वहाँ पर भी।
ठीक है क्यों, लेकिन क्योंकि वहाँ पे वेकेशन बेंच बैठी होगी तो वो उस पर्टिकुलर केस को देख सकती है। अब मान लो कोई बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट मैटर है, बहुत ही यहाँ पर मतलब आप कह सकते हो इमरजेंसी वाला मैटर है, तो उसमें वेकेशन बेंच पूरे केस को देख सकती है, वो पूरा का पूरा केस यहाँ पर उसकी सुनवाई कर सकती है। जैसे कि किसी को बेल देना हुआ, एविक्शन हुआ, तो इस पर्टिकुलर केस को यहाँ पर वेकेशन बेंच आराम से सुन सकती है। कभी कभी पता है बड़े बड़े केसेस भी आ जाते हैं वेकेशन बेंच के पास में। कितने बड़े केसेस, मैं एग्जांपल देता हूँ। 2015 में क्या हुआ था, 2015 में जो एनजेएसी है यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था, आपने इसके ऊपर आंसर राइटिंग करी है, याद आ रहा होगा। कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर हम एनजेएसी लेकर आ रहे थे ना, लेकिन इस एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया। वो पता है किस समय में, समर वेकेशंस के समय में। उस समय समर की छुट्टियां चल रही थी, गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, तब ये मामले की सुनवाई करी गई थी। फिर जो ट्रिपल तलाक है, ट्रिपल तलाक वाले जो केस है वो भी यहाँ पर समर वेकेशंस के टाइम में ही देखा गया था 2017 में। तो कभी कभी वेकेशंस के टाइम में बहुत बड़े बड़े केसेस हो जाते हैं जिनको यहाँ पे सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल भी मिल गए, दो बड़े बड़े एग्जाम्पल जिसका आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर हो गई बात। अब थोड़ा हम लीगल प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं, हमारा संविधान क्या क्या बातें बोलता है इन छुट्टियों के बारे में। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के रूल्स होते हैं, तो इसको लेकर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के रूल्स एंड रेगुलेशन है सुप्रीम कोर्ट के। इस रूल के अंदर में जो 6 नंबर का रूल है ना, वो क्या बोलता है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर एक डिवीजन बेंच को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। एक ऐसी बेंच बना सकते हैं जिस बेंच का काम होगा कि जो भी हमारे मैटर्स होंगे, क्योंकि जो छुट्टियां चल रही होंगी, जो समर वेकेशन चल रहे होंगे ना, उन छुट्टियों के दौरान जो मैटर्स हैं उन मैटर्स की सुनवाई यहाँ पर डिवीजन बेंच कर सकता है। तो उस डिवीजन बेंच को नॉमिनेट करने की पावर हमारे सीजीआई के पास में, ये खुद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बोलते हैं, खासकर रूल नंबर 6 बोलता है। ठीक है, साथ ही साथ में ये रूल ये बोलता है कि जो सीजीआई है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं समर और विंटर वैकेशन के टाइम पर। जो समर और विंटर हॉलीडे चलेंगे इस टाइम पर एक या एक से ज़्यादा जजेस को यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है, ताकि वो जजेस जो केसेस हैं वो यहाँ पर देख सकें। ठीक है, जब जब यहाँ पर ज़रूरी होगा तब तब यहाँ पर ये एक डिवीज़न कोड भी बना सकते हैं, ताकि कुछ अर्जेंट केसेस को यहाँ पर हियर किया जा सके। ये सारी की सारी पावर्स हमारे पास में जो सीजीआई हैं इनके पास देखने को मिल जाती हैं। बात क्लियर हो गई। तो ये तो आपने कोर्ट वेकेशंस के बारे में समझा, हमारे कानून क्या बोलते हैं वो समझा। अब बात ये आती है कि इसकी आलोचना क्यों होती है, क्यों क्रिटिसिज्म किया जाता है, को ये जो कोर्ट को वेकेशन दी जाती है इसमें मतलब क्या इश्यूज़ है, क्या दिक्कत हैं। सबसे पहली दिक्कत, नॉन कन्वीनियंट फॉर जस्टिस सीकर। भैया जो इंसाफ लेने के लिए बैठे हैं, जिनका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। उनके लिए एक एक पल जीना बहुत भारी पड़ रहा है कि भैया मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अब यहाँ पे आप मान लो कोई केस आया, एकदम से वैकेशन आ गए, छुट्टियां चल रही हैं लंबी लंबी, तो यहाँ पर वो उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल वो चीज़ें सूटेबल नहीं लगती हैं, उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ये जो हॉलीडेज़ वगैरह हैं, क्योंकि उसको यहाँ पर इंसाफ चाहिए, जल्दी चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हुई। दूसरा यहाँ पर आप देखोगे क्रिटिसिज्म क्या होता है, नॉट गुड ऑप्टिक्स इन लाइट ऑफ पेंडेंसी। मतलब आप एक तरफ देखोगे, हम बात ये करते हैं कि इंडिया के अंदर करोड़ों केसेस पेंडिंग पड़े हैं, इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर ये वेकेशंस इतनी लंबी लंबी हो रही हैं। तो यहाँ पर जब हमारे पास में केसेस इतने सारे पेंडिंग पड़े हैं तो छुट्टी नहीं करनी चाहिए। तो ये दूसरा क्रिटिसिज्म है। तो दूसरी आलोचना यही की जाती है कि भैया आप यहाँ पर छुट्टी कर रहे हो, इससे अच्छा जो समय है मिल रहा है छुट्टी का, उसमें आप जो पेंडिंग केसेस है वो निपटा डालो, तो इससे पेंडिंग वाले केसेस तो निपटेंगे ना। ठीक है, तो ये यहाँ पर दूसरा क्रिटिसिज्म देखने को मिला। तीसरा क्रिटिसिज्म यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ये यहाँ पर ध्यान से सुनना, जो मैं कह रहा था ना आगे मैं बताऊँगा अंग्रेजों वाला, यहाँ पर ध्यान सुनना। ये बोला जा रहा है ये अंग्रेजों की देन है छुट्टी का। अब हुआ क्या, देखो ये जो समर ब्रेक्स है, जो गर्मियाँ हैं, क्योंकि गर्मियाँ कैसे होने लगी कि जो यूरोपियन जजेस हैं ना वो जब इंडिया में थे तो उनसे गर्मी झेली नहीं गई। अब गर्मी जब झेली नहीं गई तो वो इंडिया घर में बैठ गए, समर वेकेशंस कहला गई वो, और विंटर के अंदर वो क्रिसमस बनाने के लिए चले गए, वो विंटर वेकेशन कहला गई। तो मतलब ऐसे यहाँ पर उन्होंने अपने हिसाब से सेटल किया, तब से वो कहानी आज तक चली जा रही है, तब से समर विंटर वेकेशंस यहाँ पर मनाई जा रही हैं। उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पर काम किया था। ठीक है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। अब बात यह है कि इसका कोई सोल्यूशन वगैरह नहीं है क्या, तो इसका एक सोल्यूशन भी यहाँ पर निकाला जाता है। वे फॉरवर्ड क्या है, देखो साल 2000 के अंदर में एक कमेटी बनती है, जस्टिस मलीमत कमेटी। तो जो जस्टिस मलीमत कमेटी है इसने क्या रिकमेंडेशन दिया, इन्होंने क्या बोला पता है, इन्होंने ये बोला कि देखो भैया कहीं ना कहीं हमें एक चेंज करने की, एक रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। इन्होंने सजेशन ये दिया कि जो ये वैकेशन का पूरा पीरियड है, ये जो लंबी लंबी छुट्टियाँ हैं ना, इसको छुट्टियाँ ले लो कोई बात नहीं, उसको कम कर दो, इसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, 21 दिन की छुट्टी ले लो, भले 21 दिन की यहाँ पर 2 बार ले लो, काम खत्म है ना। उसके बाद जो बचा उसका कुछ टाइम है आप उसको पूरी तरह से कोर्ट में दो।
तो ये यहाँ पर इसका एक रिकमेंडेशन आता है। दूसरा यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो हमारा लॉ कमीशन है ना, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 2009 के अंदर में इसकी 230वीं रिपोर्ट आती है, 230th रिपोर्ट। 230th रिपोर्ट क्या बोलती है? ये भी यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर बदलाव करने के लिए बोलते हैं। ये बोलते हैं कि देखो जो जुडिशरी है ना, इसकी जो छुट्टियाँ, जो वैकेशंस हैं, ये कम से कम यहाँ पर 10 या 15 दिन की होनी चाहिए, मतलब कि 10 या 15 दिन और कम कर देना चाहिए। ठीक है, तो छुट्टियाँ कम करने के लिए जो कमेटियाँ आई हैं या रिपोर्ट आई हैं, उन्होंने सब ने छुट्टियाँ कम करने के लिए बोला है। और कम करने के बाद यहाँ पर जो दूसरी वाली रिपोर्ट थी ना, इस रिपोर्ट ने तो ये बोला छुट्टियाँ कम कर दो और इनका काम आधे घंटे के लिए और बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ पर जो छुट्टी होती है इनकी, जब रोजाना के बेसिस पर छुट्टी होती है तो आधे घंटे पहले भागते हैं, तो इससे अच्छा आधे घंटे टाइम पीरियड इनका बढ़ा दिया जाए, ताकि जो केसेस उनको अच्छे से देखा जा सके, पेंडिंग केसेस का भी जो निपटारा है वो किया जा सके। बात क्लियर हुई? तो ये था हमारा पूरा का पूरा पर्टिकुलर आर्टिकल। आई होप आपको इसके रिगार्डिंग एक अच्छी सी क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि ये कोर्ट वैकेशंस क्या होती हैं और कैसे कैसे लीगल प्रोविजंस हैं। सवाल बन सकता है, बिल्कुल। देखो साल 2021 में एक सवाल बना था सुप्रीम कोर्ट को लेकर। वैसे तो आप देखो पॉलिटी के अंदर जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो सब पढ़ोगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ के ही जाना पड़ेगा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वहीं से उसी के बेसिस पर एक सवाल बन गया था जो कि 2021 में पूछा गया था। सवाल क्या था? 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए। पहला स्टेटमेंट, मान लो यहाँ पर कोई रिटायर्ड जज है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो रिटायर हो चुका है, तो क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट उस जज को वापस से बुला सकता है, उसको बैठा सकता है कुछ केसेस को देखने के लिए, कि वो रिटायर्ड जज वापस से एक सुप्रीम कोर्ट जज की तरह काम कर सके? तो क्या सीजीआई, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये काम कर सकते हैं बिना हमारे राष्ट्रपति की परमिशन के? बिना परमिशन के ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट, जो हाई कोर्ट होता है इंडिया के अंदर में, इसके पास में ताकत होती है कि अपने ही जजमेंट को देख सकता है, वापस से रिव्यू कर सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास में ताकत होती है। तो क्या ऐसा है? तो बिल्कुल ऐसा है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं यहाँ पर, तो इसकी वजह से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्योंकि आप देखोगे संविधान के अंदर जो आर्टिकल 128 है वो क्या बोलता है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो किसी भी समय में क्या कर सकते हैं कि, यहाँ पर मैंने विदाउट बोल दिया है, सॉरी, यहाँ पे विद होगा, ठीक है, जो प्रेसिडेंट की परमिशन, राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए होती है, ठीक है, तो राष्ट्रपति की परमिशन के बाद में यहाँ पर किसी सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज को लेकर आ सकते हैं, उनको यहाँ पर एज अ जज बैठा सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो परमिशन है वो कंसेंट चाहिए होगा प्रेसिडेंट का, ठीक है, ये आर्टिकल 128 बोलता है। बाकी आप देखोगे ऐसे यहाँ पर आर्टिकल 137 है, और जहाँ पर ऐसी आर्टिकल 226 है। आर्टिकल 226 ये बोलता है कि जो हाई कोर्ट है वो अपने जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है, उसको देख सकता है एक बार और वापस से, ठीक है, वापस से रिव्यू करने की पावर हाई कोर्ट के पास में है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास में है। तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारे जो हैं वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल यहाँ पर देखने को मिलेगा, प्रभास रंजन साहब ने लिखा है। ये क्या बात करते हैं समझते हैं। इन यूएस ऑक्शंस द वरी ऑफ ग्लोबल ट्रेड लॉलेसनेस। क्या बात करते हैं? देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आज के समय पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर आपस में भिड़ भी गई हैं कि इस चीज़ को लेकर, व्यापार को लेकर। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं। हो सकता है आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, लेकिन ऐसा मैं होने दूंगा नहीं, ठीक है। समझते हैं। जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, इसका काम क्या है सबको पता है। इसका काम है दुनिया भर में जो व्यापार चल रहा है ना, उस व्यापार को रेगुलेट करके चलना, वो व्यापार शांतिपूर्वक हो सके, ये काम मेंटेन करने का काम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। अब होता क्या है कि रिसेंटली एक केस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता है। वो केस लेकर कौन गया? चाइना, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, टर्की, ये सब यहाँ पर गए WTO में एक केस लेकर। इन्होंने ये बोला कि अमेरिका ने एक काम गलत किया है। क्या किया? कि अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम से बने हुए जो सामान हैं, इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया है, ठीक है। यानी कि अमेरिका क्या कर रहा था, इन सभी देशों से, इवन भारत से भी ढेर सारा स्टील परचेस करता है, ढेर सारा एल्यूमिनियम का सामान परचेस करता है। अब जब सामान ये परचेस कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, तो इसने अचानक से इंपोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया। इंपोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ाने के बाद में क्या हो गया, तो इसके ऊपर आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा चार्जेस लगा, ये और ज़्यादा महंगा हो गया। अब महंगा हो गया तो वहाँ पर कम बिक रहा है, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको ज़्यादातर नुकसान हो रहा है। तो अचानक से ये कस्टम ड्यूटीज़ लगा देना, ये कहीं ना कहीं अमेरिका की बहुत गलत हरकत देखने को मिली। और ये केस हम लेकर चले गए WTO के अंदर में। WTO इस केस को कई साल से सुनवाई कर रहा है, 3-4 साल से इसको सुन रहा है। ये केस अब जाकर यहाँ पर WTO ने कुछ फटकार सी लगाई है US की, लेकिन US ने फिर इसके बाद करारा जवाब दे दिया है। वो जवाब क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो बैकग्राउंड यहाँ पर क्या है कि ये केस साल 2018 का है। साल 2018 में अमेरिका ने क्या किया, जो ये इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाया करते थे स्टील और एल्यूमिनियम पर, ये इंपोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ा देते हैं। 25% ड्यूटीज़ यहाँ पर इन्होंने लगा दी स्टील के ऊपर और 10% एल्यूमिनियम के ऊपर।
यानी किसी भी देश से अगर ये परचेज करते हैं तो उस देश को ये अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे, 25% स्टील पर और 10% एल्यूमिनियम पर। तो ये इंपोर्ट ड्यूटीज़ इसको हम लोग बोलते हैं। आप इंपोर्ट करो, उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हो, ठीक है। तो अमेरिका ये बोलता है कि देखो अभी क्या है ना कि हमारे यहाँ पर जो डोमेस्टिक मार्केट है, अमेरिका ये बोलता है कि हमारे यहाँ पर जो डोमेस्टिक मार्केट है, हमारे खुद का मार्केट है, वो हिट हो रहा है। इस चक्कर में हम इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अमेरिका ने ऐसी बात यहाँ पर मतलब अपना एक्सक्यूज़ रखना था वो तो रख ही दिया। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में आप देखोगे इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने भी यहाँ पे बढ़ा दी। इंडिया ने भी यहाँ पे बोला कि चलो ठीक है, तुम हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ाओगे ना, हमारे सामान के ऊपर हमारे एक्सपोर्टर को नुकसान पहुंचाओगे ना, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, हम भी क्या करेंगे, अमेरिका से जो सामान आ रहा है भारत में उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा देंगे। हमने भी ये किया। जो खासकर अमेरिकन सामान, जो ऑलमंड्स है, जो बादाम है, उसके बाद वॉलनट है, अखरोट है, लोहा है, स्टील के आइटम्स हैं, कुछ ये आ रहे थे, हमने भी यहाँ पर इसके ऊपर क्या कर दिया, कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज़ कर दिया। लेकिन ये हरकत पहले अमेरिका ने शुरू करी थी, बाद में यहाँ पर इंडिया की साइड से भी इसका करारा जवाब दिया गया। अब होता क्या है, आपस में दोनों मिलकर बातचीत भी करते हैं कि इस यार मामले को सुलझा लिया जाए। भारत थोड़ा सा यहाँ पे बोलता है भी कि हाँ बिल्कुल इस मामले को सुलझा लिया जाए, लेकिन ये मामला अभी तक सुलझता नहीं है, ठीक है। ये केस पहुंच जाता है WTO के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, ठीक है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर क्या बोलता है कि देखो हमें तो यहाँ पर कोई भी एविडेंस ऐसा मिला ही नहीं, कोई भी सबूत ऐसा मिला ही नहीं कि भैया कि यूएस ने यहाँ पर किसी रीज़न की वजह से, किसी कारण की वजह से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई हो। मतलब कहने का है कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं फालतू में ये जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ है वो इंक्रीज़ कर दी हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका है वो WTO के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि इससे दुनिया भर में जो व्यापार है वो डिसरप्ट हो रहा है। और मैंने आपको बताया WTO का काम क्या है कि दुनिया भर में जो व्यापार है उसको रेगुलेट करने के चलना। तो अमेरिका कहीं ना कहीं यहाँ पर अशांति क्रिएट कर रहा है दुनिया भर के व्यापार में। लेकिन यूएस ने क्या किया, अमेरिका ने यहाँ पर बोला जितनी भी बातें WTO की उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया और अमेरिका ने एक मांग करनी स्टार्ट कर दी कि WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है, क्योंकि WTO के अंदर ही क्या है, जो भी विवाद होते हैं ना वो एक सिस्टम के अंदर सुनवाई की जाती है उसकी, जिसको हम DSS के नाम से जानते हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम के अंदर। तो अमेरिका ने ये बोला कि भैया इसके अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है, ये हमारे खिलाफ जा रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर बदलाव करो, ये यूएसए के खिलाफ जा रहा है। तो अमेरिका यहाँ तक गिर गया इस पर्टिकुलर मामले के अंदर में, ये बात क्लियर हुई। अब उसके बाद में आप देखोगे कि अभी के समय पर ये जो WTO ने फटकार लगाई है यूएस की, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा आने वाले समय पर, कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट मिलेगा इंडिया को। ये केस यहाँ पर इंडिया के हाथ में आता हुआ नजर आएगा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हमें करना क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ना है। ये चीज़ें तो देखो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, स्टील और उसको लेकर क्या क्या बातें बताई गई हैं, WTO को लेकर क्या क्या इश्यूज़ है वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अब बात यहाँ पर ये की जा रही है कि जो अमेरिका है ना, ये हमेशा से ही अलग अलग देशों को लेक्चर देता हुआ आया है, रशिया को, चाइना को लेक्चर देता हुआ आया है कि भैया जो भी इंटरनेशनल कानून है उनको फॉलो करो। और खुद क्या कर रहा है, खुद तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कानून फॉलो कर नहीं रहा है, दूसरों को यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि हाँ यहाँ पर इनको कानून फॉलो करने चाहिए। तो वो बात यहाँ पे राइटर ने मेंशन करी है। नाउ अब हम थोड़ा सा बात करते हैं बैकग्राउंड की, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल बात की गई WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO क्या होता है समझ लेते हैं थोड़ा सा, आपसे एग्जामिनेशन के अंदर सवाल बन सकता है। तो WTO एक जेनेवा बेस्ड बॉडी है, लगभग 164 इसके अंदर मेंबर देखने को मिलते हैं, 164 मेंबर हैं। दुनिया भर में व्यापार को कंट्रोल करने का, यानी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। और अगर कोई विवाद हो जाता है दो देशों के बीच में या दो से ज़्यादा देशों के बीच में, तो उस विवाद को सेटल करने का काम भी WTO के हाथ में ही है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको पता ही होना चाहिए कि जो WTO बॉडी है ना, ये लगभग 1 जनवरी 1995 से वर्क करना स्टार्ट करी है। इससे पहले भी दुनिया में व्यापार होता होगा, सही बात है, लेकिन उस समय कोई बॉडी नहीं थी क्या, उस समय भी थी एक बॉडी जिसका नाम था GATT, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। लेकिन ये केवल और केवल गुड्स को कवर करता था, लेकिन WTO गुड्स और सर्विस दोनों को कवर करता है। तो GATT को हटाने के बाद में WTO बनता है और WTO 1 जनवरी 1995 से वर्क करना स्टार्ट कर देता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया भी यहाँ पर WTO का ही एक फाउंडिंग मेंबर है, भारत यहाँ पर इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। अब बात करते हैं इस पूरे बॉडी के बारे में। देखो WTO के अंदर अलग अलग बॉडीज़ हैं, इसको लेकर मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, उस पिक्चर को देखो सारा सामान क्लियर हो जाएगा। आप जब यहाँ पर ये पिक्चर देखोगे तो इस पिक्चर में WTO के अंदर एक सबसे बड़ी मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस आती है। मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस के अंदर अलग अलग छोटी छोटी बॉडीज़ आती हैं, जैसे एक जनरल काउंसिल होता है, एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है, एक डिस्प्यूट पैनल होता है और एक अपीलेट बॉडी होती है, फिर एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडीज़ होती हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं WTO की, ठीक है। PDF के अंदर पिक्चर दे दूंगा, इसको डाउनलोड कर लेना।
तो जितने भी यहाँ पर व्यापार को लेकर डिस्प्यूट्स होते हैं, विवाद होते हैं, ये सब यहाँ पर सुलझाए जाते हैं इन डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडीज़ के अंदर में। इसको लेकर मैंने आपको बताया, एक डिस्प्यूट पैनल है, अपीलेट बॉडी है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। इनका काम है इन सारे मैटर्स को यहाँ पर सॉल्व करना। अब थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपने पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ लिया। अब आर्टिकल में बहुत ज़्यादा स्टील के बारे में चर्चा की गई है, तो स्टील के बारे में भी जान लो यार, है ना। स्टील का स्टेटस भारत में क्या है, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर स्टील के एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसके व्यापार के बारे में चर्चा की जा रही है। तो इंडिया जो है आज के समय पर दुनिया में सेकंड नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कच्चे स्टील का। स्टील का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हम करते हैं और इस मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं। साल 2021-22 में भारत ने लगभग 120 मिलियन टन के आसपास जो स्टील है इसका प्रोडक्शन किया था। रिजर्व्स की बात करें तो लगभग 80% से ज़्यादा जो देश के अंदर रिजर्व्स हैं वो कहाँ पर हैं, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ में आंध्र प्रदेश के नदर्न रीजन्स। इन सभी रीजन्स के अंदर स्टील के सबसे ज़्यादा रिजर्व्स मिलेंगे। और सबसे बड़े बड़े स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स कहाँ पर हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो स्टील का प्रोडक्शन होता है वो कौन कौन से राज्य में कहाँ पर होता है। छत्तीसगढ़ के अंदर भिलाई हो गया, वेस्ट बंगाल के अंदर दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल के अंदर बनपुर, देन उसके बाद में झारखंड के अंदर जमशेदपुर, ओडिशा का रोरकेला और झारखंड का बोकारो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे। कंजम्पशन की बात करें तो भारत भले ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता हो, उसके साथ साथ हम कंजम्पशन भी करते हैं, यानी कि अपना स्टील बहुत ज़्यादा अपने यूज़ में ले लेते हैं। तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है साल 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो। चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है, दूसरे नंबर पर आने वाला, सेकेंड नंबर पर आने वाला इंडिया यहाँ पर कंज्यूमर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एडिटोरियल भी होता है समाप्त। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। नाउ अगला एडिटोरियल हम लेंगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पेज पर से। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर के जो आपको पता होगा लैंड ग्रांट रूल्स हैं उसके बारे में बात करता है। तो अभी यहाँ पर एक चेंज किया गया है, वो चेंज क्या है वो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ कवर करते हैं। आपको पता होगा आज से लगभग 2 साल पहले साल 2019 में क्या किया हमने, जम्मू एंड कश्मीर का जो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A है इसको अब्रोगेट कर दिया। परमानेंटली नहीं हटाया, इसको अब्रोगेट कर दिया गया था। अब अब्रोगेट करने के बाद में कुछ टाइम बाद हमने वहाँ पे ज़मीन के लेकर कुछ चेंजेस करे। ज़मीन को लेकर जो कानून थे वो हमने बदलाव करे, क्योंकि 2019 से पहले क्या हुआ करता था कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो भी ज़मीन है ना, वो ज़मीन कौन खरीद पाता था, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रह रहे लोग हैं वही लोग खरीद पाते थे, वही लोग यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर पाते थे। बट जब से आर्टिकल 370 अब्रोगेट किया गया है उसके बाद से आप यहाँ पर देखोगे कि इंडिया के बाकी सारे स्टेट्स के लोग, यानी कि भले यहाँ पर कन्याकुमारी से कोई हो, वो व्यक्ति भी जाकर कश्मीर के अंदर में, जम्मू कश्मीर के अंदर में खासकर जाकर ज़मीन को परचेज़ कर सकता है। ठीक है, उस ज़मीन को परचेज़ करके यूज़ कर सकता है। तो अभी परचेज़ करने की पावर्स सभी के पास में आ चुकी हैं, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। ठीक है, ये बात बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन अभी यहाँ पर परसों एक और चेंज किया जाता है। चेंज क्या किया जाता है मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देता हूँ। तो हुआ ये कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इन्होंने यहाँ पर दिसंबर में ही, अब की बारी कुछ दिन पहले की बात है, क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट रूल्स 2022 को लेकर आ चुके हैं। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज़मीन को लीज़ पर ले रखा है, लीज़ पर मतलब रेंट पर ले रखा है, किराए पर ले रखा है, तो अब वो नहीं रहेगा आगे। अब ऐसा मामला ख़त्म हो जाएगा, ये ज़मीन लीज़ पर नहीं दी जाएगी। आप समझ रहे होंगे लीज़ पर का मतलब यह है कि बहुत सालों के लिए रेंट पर ले लिया जाता है, बहुत सालों के लिए इकट्ठा। जैसे आपने सुना होगा 99 साल के लिए लीज़ पर ले लिया, 99 साल के लिए जगह मेरी है तो उतना अमाउंट दे दिया गया, धीरे धीरे अमाउंट देते रहेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर ख़त्म कर दी गई है, ऐसा अब नहीं होगा। ठीक है, कई सारे होटल्स हैं जिन्होंने बहुत सालों के लिए लीज़ पर ले लिया था वो जगह, और वहाँ पे होटल्स वगैरह वो चला रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ, उनका लीज़ जो है वो एक्सपायर हो गया है। अब एक्सपायर हो गया है और आगे वो उस लीज़ को बढ़ा भी नहीं सकते, एक्सपेंड भी नहीं कर सकते। तो वही बात यहाँ पर बोली जा रही है कि जो नए लॉज हैं ना, इन नए लॉज के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि अब जो ज़मीन है वो लीज़ पर नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब लीज़ पर यहाँ पर वो ज़मीन नहीं देने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे बोला गया कि चलो नहीं देने वाले, लेकिन किसी को तो दे रहे होंगे। हाँ ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया कि किस किस जगह में किस किस पर्पज़ के लिए ज़मीन लीज पर दी जाएगी, रेंट पर दी जाएगी, वो यहाँ पे समझाया गया। एजुकेशन के मामले में हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, स्किल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड कल्चर। उसके बाद में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हो गया, स्टेडियम हो गया, जिम्नाजियम हो गया। ये कुछ यहाँ पर पर्पज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इनके लिए भी यहाँ पर लीज़ पर अभी के समय पर दिया जा सकता है। कुछ हाउसिंग पर्पज़ हो गया, यानी कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए कोई घर हो गया,
ठीक है, या कोई यहाँ पर विधवाएं हैं तो उनके लिए यहाँ पर हो गया, उनको सपोर्ट करने के लिए, या फिर कोई माइग्रेंट वर्कर से बाहर से कोई आया है तो उनको सपोर्ट करने के लिए, यहाँ पर ये सारी एरियाज़ जो हैं वो यहाँ पर फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कोई अपने होटल्स वगैरह के पर्पज़ के लिए अगर इस्तेमाल कर रहा है तो ऐसा नहीं होने वाला। तो इस नए रूल के अंदर क्या हुआ है कि हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि जो कि अभी फ्रेश ऑक्शन के लिए ओपन हो चुकी हैं, यानी कि उनकी नीलामी की जाएगी, और इसमें पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? कोई भी आउटसाइडर, जम्मू एंड कश्मीर से बाहर का व्यक्ति भी जाकर उस नीलामी के अंदर पार्टिसिपेशन ले सकता है। आज के समय में आप देखोगे लगभग गुलमार्ग के अंदर में 59 होटल्स हैं। 59 होटल्स में से 56 होटल के जो लीज़ है वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं। अब इनको आगे बढ़ाने भी नहीं दिया जाएगा, वो आगे इसको बढ़ा नहीं सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर उस ज़मीन को दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो कौन कौन एलिजिबल है लीज़ के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और ये जो लीज़ वाला सिस्टम है, जो पहले वाला चल रहा था वो यहाँ पर अभी के समय पर ख़त्म कर दिया गया है। जिनकी एक्सपायरी हो गई है वो यहाँ पर ऑलरेडी ख़त्म कर दिया गया है। बट कैश किस पर्पज़ के लिए दिया जा सकता है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब आगे देखोगे तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। कुछ चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे, ये आज से यहाँ पर कुछ टाइम पहले की बात है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो ज़मीन है वो सभी लोगों के लिए ओपन कर दी गई। जो नए लॉज वगैरह हैं ये सब क्या आप बोल देंगे। पहले क्या होता था कि जो जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स हैं उन्हीं के लिए वो ज़मीन अवेलेबल हुआ करती थी, बट अब ऐसा नहीं है। उनके लिए तो है ही अवेलेबल, उनके साथ साथ जो उस एरिया से बाहर के लोग हैं, है ना, तो उस एरिया से बाहर यानी दूसरे राज्य के लोग हैं वो भी यहाँ पर उस ज़मीन को परचेज़ कर सकते हैं। लोग जो है वहाँ पर एज अ इन्वेस्टर जा सकते हैं, लैंड को परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा, आप जो ज़मीन परचेज़ करोगे वो एक नॉन एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि वहाँ पर खेती बाड़ी हो रही हो, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। एग्रीकल्चर लैंड नहीं दिया जाएगा, मतलब एग्रीकल्चर लैंड आपको नॉन एग्रीकल्चर पर्पस से नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आप ये है कि खेती बाड़ी वाली ज़मीन खरीद के उस पर कोई दूसरा काम करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो एग्रीकल्चर पर्पस से यहाँ पर वो उसको दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में यहाँ पर यही चीज़ थी कि भाई लैंड सबके लिए ओपन कर दिया गया, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। फिर उसके बाद ये आर्टिकल के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने अभी कवर कर ही ली है। तो जो भी अभी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जितने भी लीज पर चल रही थी, रेंट पर चल रही थी, उनका एक्सपायरी डेट हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर उनकी ऑक्शनिंग की जाएगी, नीलामी की जाएगी। बोली लगाने वाले जो लोग होंगे वो कश्मीर से बाहर वाले लोग भी होंगे, जम्मू एंड कश्मीर से बाहर के लोग भी जाकर बोली लगा सकते हैं। और किस किस पर्पज़ के लिए वो ज़मीन यानी लैंड जो है वो लीज पर दिया जाएगा, वो पर्पज़ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ऑलरेडी ही बता दिए हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। नाउ आज का लास्ट एडिटोरियल, और जिसके बारे में ऑलरेडी आप एक बार आंसर राइटिंग भी कर चुके हो। दुनिया भर में जो आतंकवाद बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं वो यहाँ पर समझाए हैं। फिर हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं आतंकवाद को रोकने के लिए, वो यहाँ पर राइटर ने समझाया है। तो ओवरऑल यहाँ पर टेररिज्म के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है, समझेंगे आखिरकार क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर राइटर शेयर कर रहे हैं। ये बोलते हैं टेररिज्म। देखो जो ये आतंकवाद है ना, ये किसी भी प्रकार में अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देखो ये आर्टिकल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वही बिल्कुल सिमिलर पॉइंट्स में डिस्कस करूँगा। कोई नई चीज़ पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ें हैं उसको आप रिवाइज़ करो, वही कॉन्टेंट आपके पास में रेडी रहेगा। वही चीज़ ये भी एक्सप्लेन कर रहा है राइटर, वही चीज़ मैं आपके साथ में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, वही चीज़ मैं आपको वापस से रिवाइज़ करवा रहा हूँ। तो टेररिज्म किसी भी फॉर्म में हो वो बेसिकली अनएक्सेप्टेबल है, उसको यहाँ पे कोई भी एक्सेप्ट करेगा नहीं। आज के समय में दुनिया भर के अंदर जो आतंकवाद है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात बन चुका है। चिंता वाली बात इसलिए भी बन चुका है क्योंकि बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज़ है वो भी लगातार आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो कि आतंकवाद को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं। अब पहले तो राइटर ने समझाया है कि आखिरकार हमारे पास में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिससे हम आतंकवाद से लड़ सकते हैं। पहली चीज़, इंडिया के अंदर अगर बात करें तो इंडिया ने अलग अलग मीटिंग्स को यहाँ पर कंडक्ट करना स्टार्ट किया है। हम लोग यहाँ पे अलग अलग मीटिंग्स कर रहे हैं जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से आतंकवाद को रोका जा सकता है। दूसरा रोकने का तरीका जो भारत के पास में है वो है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 में लेकर आया गया था। बाकी 2019 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया, कुछ चेंजेस करे गए। अमेंडमेंट करने के बाद में UAPA की पावर्स और ज़्यादा बढ़ा दी गई। कितनी बढ़ा दी गई कि अब UAPA के तहत किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति को एक आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। ये पावर्स UAPA के अंदर आ गई हैं, मतलब कि UAPA के इस्तेमाल करके हम आतंकवाद को रोक सकते हैं। ये दूसरा
हमारे पास में रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद साल 2016 में भारत और अमेरिका ने मिलकर एक अरेंजमेंट साइन किया था, जहां पर दोनों ही टेररिज्म को लेकर जो इन्फॉर्मेशन है साथ में शेयर करेंगे और साथ ही साथ में टेररिज्म कैसे ख़त्म किया जा सकता है उसके ऊपर काम करेंगे। तो ये काम किया गया। फिर उसके बाद में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल है यानी केंद्र सरकार के लेवल पर आप देखोगे तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साल 2008 में बनाई गई थी। साल 2008 से पहले मुंबई के अंदर आपको पता होगा एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। उसके बाद ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाया गया। इस बॉडी को बनाने का मकसद ये था कि जो भी टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, उससे लड़ा जा सके, उसको यहाँ पे हम लोग ख़त्म कर सकें। और इंडियन पार्लियामेंट ने यहाँ पर क्या किया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट के अंदर में यहाँ पर बाद में कुछ चेंजेस कर दिए थे और चेंजेस करने के बाद में इसमें आतंकवाद से लड़ने की जो पावर्स है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी थी। ये तो बात हो गई कि हमारे पास में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिससे हम लोग टेररिज्म को टैकल करते हैं। अब बात ये करते हैं कि आखिरकार क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं आतंकवाद से लड़ने में। सबसे पहली प्रॉब्लम है टेरर फाइनेंसिंग। पहली दिक्कत यहाँ पर यही है कि जो बहुत सारा जो फंड है ना वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों को मिल जाता है और उसके चक्कर में ये आतंकवाद ग्रो करता रहता है, क्योंकि जब तक इनको पैसा मिलेगा नहीं तब तक टेररिज्म बढ़ेगा नहीं। और टेररिज्म इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इनको प्रॉपर फंडिंग मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान जैसे कंट्री हैं, चाइना जैसे कंट्रीज जो कि टेररिज्म को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर जाते हैं, क्योंकि चाइना जो है पाकिस्तान को टेररिज्म के मामले में सपोर्ट करता है। और आप देखोगे आतंकवादी खुलेआम यहाँ पर घूमते हैं पाकिस्तान के अंदर भी। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के चक्कर में जो आतंकवाद है वो रुका ही नहीं, क्योंकि एक देश में रहेगा तो वो फैलता रहेगा और फिर उसके बाद बराबर वाले देश के अंदर भी यहाँ पर उस प्रकार से वो बढ़ावा देगा। फिर उसके बाद में आप देखोगे दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है टेररिज्म को काउंटर करने के बीच में पॉलिटिक्स का गेम। मतलब क्या है कि जब जब देखो टेररिज्म का मामला होता है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये मुद्दा पहुंचता है। यूएनएससी के अंदर टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। अब उन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास में वीटो पावर्स है। वो 5 मेंबर्स क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर आप कह सकते हो कि आतंकवाद को रोकने का काम कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारा यूएस, यूके, फ्रांस, उसके बाद में हमारा चाइना और रशिया देखने को मिलेगा। तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। तो होता क्या है कि जब भी कोई मैटर पहुंचता है यहाँ पर तो इसमें कोई यहाँ पर इनका इंपॉर्टेंट रोल रह नहीं गया है। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को आतंकवाद में सपोर्ट कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान कोई मुद्दा उठाया, जैसे इंडिया ने यहाँ पर यूएनएससी के अंदर एक मुद्दा उठा दिया था। क्या मुद्दा उठाया कि भैया पाकिस्तान के अंदर कुछ आतंकवादी हैं जिनको यूएन डेजिग्नेशन आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। जब यह मुद्दा यूएनएससी में पहुंचा, चाइना ने उसको रोक दिया। तो ये आज के समय पर पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा चल रहा है ना यूएनएससी के अंदर में, जिसकी वजह से आतंकवाद और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक और कारण वो है टेक्नोलॉजी। मैंने आपको इसके बारे में बताया है ऑलरेडी। जो टेक्नोलॉजी है वो लगातार ग्रो कर रही है। टेक्नोलॉजी के मामले में आप कह सकते हो इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। इनोवेशंस दुनिया भर में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस चक्कर में जो आतंकवाद है उसमें भी नई नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं। नई नई तरीके से साइबर अटैक और ये सारी चीज़ें यहाँ पर करने की जो पावर्स है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हमें करना क्या चाहिए, क्या उपाय है इसका। उपाय यहाँ पर यह है कि आपको काउंटर टेररिज्म एजेंडा को लेकर आना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दुनिया भर की जो कंट्रीज़ है वो साथ में आए और जो ये खासकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टॉप 5 परमानेंट कंट्रीज़ हैं, इनको साथ में मिलकर काम करना होगा। देखो भले ही आप किसी भी मैटर पे लड़ते रहो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आतंकवाद के मैटर पर भी आप भिड़ो और एक दूसरे को सपोर्ट करो या किसी देश को सपोर्ट करो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आतंकवाद के मामले में इन सबको इन सारे देशों को साथ में आने के बाद में यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ यहाँ पर लड़ना पड़ेगा। जिस भी देश के अंदर आतंकवाद बढ़ रहा है, सैंक्शंस लगाओ, काम खत्म करो। इस प्रकार से यहाँ पर आतंकवाद को रोका जा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा क्या बताया गया, दूसरा हम क्या कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो यूथ है, जो खासकर आज के समय पर जवान लोग हैं, वो यहाँ पर उनको सपोर्ट किया जाए। सपोर्ट किस प्रकार से किया जाए, उनको एजुकेशन दी जाए, क्योंकि आज के समय पर अगर उनको एजुकेशन नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आप कह सकते हो नॉन वायलेंस वाले रास्ते पे बढ़ जाता है, अहिंसा वाले रास्ते पे बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वायलेंस वाले रास्ते पे बढ़ जाता है, ठीक है ना। फिर वो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो हिंसा है ना वो बहुत ज़्यादा करने लगता है और फिर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो उसके अंदर भी जो टेररिज्म वाली जो चीज़ें हैं वो कहीं जागने लगती हैं। फिर वो उसी चीज़ से प्रेरित होकर आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं वो टेररिज्म की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो यूथ को सपोर्ट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारी, इसकी क्षमताएं को बढ़ानी पड़ेंगी। इनकी क्षमताओं को बढ़ाओ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करो, पावर्स को बढ़ाओ ताकि यहाँ पर ये टेररिज्म से लड़ सके। दूसरा यहाँ पर जो भी फंडिंग है, आतंकवादी फंडिंग जो भी हो रही है उसको रेगुलेट करना होगा। आज के समय पर खासकर जो क्रिप्टो करेंसी है ना, इसके माध्यम से, डिजिटल करेंसी के माध्यम से फंडिंग मिल जाती है इन टेररिज्म को, तो उस चीज़ को यहाँ पर रोकना होगा। और इसके लिए आपको क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रेगुलेशन लगाना होगा, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कंट्रोल करना होगा और इसके ऊपर इंडिया काम कर ही रहा है।
तो ये देखोगे यूपीएससी ने साल 2017 के अंदर मेंस में इसी प्रकार से टेररिज्म को लेकर एक सवाल पूछा था, जो कि अभी हमने इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में डिस्कस किया। तो ये था आज का हमारा ओवरऑल न्यूज़पेपर डिस्कशन। आई होप गाइज आपको सभी कुछ क्लियर हो चुका है, छोटे बड़े आर्टिकल्स सब कुछ हम लोगों ने विद प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब कुछ डिटेल से कवर किया। अब एक सेकंड रुक जाओ यार, ये जो एडिशन है ना, चेन्नई का एडिशन, इसमें पेपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक आर्टिकल यह है, अब इस आर्टिकल को मैंने लास्ट में डिस्कस इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं पढ़ने लायक। इंडिया और चाइना दोनों के बीच में यहाँ पर बातचीत होने वाली है, 20 दिसंबर को मिलकर यहाँ पर ये बातचीत करेंगे। वैसे बातचीत 20 दिसंबर को उनके बीच में हो गई थी, अब आने वाले समय पर इनके बीच में एक और बातचीत होगी। वैसे आप देखोगे तो 17वीं बार इन दोनों कंट्रीज़ के कमांडर के बीच में ये बातचीत हुई थी ताकि हम बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकें। ये बेसिकली 20 दिसंबर को बातचीत की गई थी, इसके बारे में बताया गया है। और इससे पहले और भी कई बार बातचीत की गई है ताकि हम अपने रिलेशंस को थोड़ा सा ठीक कर सकें, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे बोला गया है। बाकी आने वाले समय पर हम कोशिश और करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन किया जा सके चाइना के साथ में, और जाकर अपने जो बॉर्डर इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो 2016 का क्वेश्चन था कि हाल ही की एक मूवी है जिसका टाइटल है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये किसकी बायोग्राफी के ऊपर बनाई गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एस रामानुजन। तो एस रामानुजन इज़ द राइट आंसर। ना उसी के साथ में करते हैं हम अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।